गवर्नमेंट्स क्यों इलेक्शन कमीशन को चुनने का राइट पूरी तरह से अपने पास रखती आई है हमेशा से? आपको लगता है ऐसा कि कभी इस देश में ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन ही बंद करा दिए जाएं और हम एक डिक्टेटरशिप बन जाए? ये इस तरह की जो ये बेईमानियां हैं बहुत ज्यादा पहले होती थी क्या? हालांकि ये फैक्ट है कि ये एक जनरल फीलिंग हो गई है कि इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर किया जा रहा है, कमज़ोर हो गए हैं। जो आपको भी लगता है ऐसा? मुझे भी लगता है ऐसा। आपको कई बार आपने कहा ना आपको फिक्र होती है इलेक्शन कमीशन की छवि को लेकर, क्या अब तक के इतिहास में सबसे बुरी छवि इस समय है इसी की? और ये रेवड़ियों पर कुछ है आपका मानना? जी, रेवड़ी पे भी मेरा कहना है कि देखिए इस पर बड़ी डबल स्पीक डबल स्टैंडर्ड है। मैं अगर दे रहा हूं तो मेरी वेलफेयर स्कीम है, आप दे रहे हैं तो रेवड़ी है। यही होता है। पर हमारे संविधान में क्लियरली चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस तो वो देखते हुए आपको लगता है कि कभी ऐसा हो जाएगा? खड़गे साहब बोल रहे थे रशिया हो जाएगा, ये पुतिन हो जाएंगे, देश में चुनाव ही नहीं होगा। एक तो ये तो फैक्ट है कि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत वही डेमोक्रेसी की एक इंडेक्स है। तो वो अच्छा, ये एक आध बार कहीं कहीं पूरे इंडिया में देखने में आया कि रिटर्निंग अफसर बेईमानी अगर कर सकता है, मैनिपुलेशन और हैकिंग ज़्यादा पॉसिबल हो जाए, सिक्योर सॉफ्टवेयर बनाना लेकिन सर्टिफाइड बाय आवर कमिटी ऑफ एक्सपर्ट इज़ ए बेटर ऑल्टरनेटिव। तो इस वजह से हम ये प्रथा चलाते थे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी का। कुरैशी साहब हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त का पद तो छोड़ चुके हैं काफी समय पहले, लेकिन उसके बाद से भी बहुत एक्टिव रहते हैं, खरी खरी कहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या टीवी इंटरव्यूज हो या फिर अपने लेख किताबों के जरिए हो। किसी से डरते नहीं कुरैशी साहब, चाहे इलेक्शन से रिलेटेड इश्यूज हो, सामाजिक मुद्दे हो, इवन राजनीतिक मुद्दों पर भी आजकल खूब खुलकर बोलते हैं। बहुत स्वागत है आपका चाय वाला इंटरव्यू में कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया। 2024 का चुनाव सर पर है, आपको उम्मीद है इस बार का चुनाव निष्पक्ष होगा? क्योंकि बहुत सारे विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कोई निष्पक्ष नहीं होने वाला चुनाव। देखिए, चुनाव से पहले हर चुनाव से पहले ये इस किस्म की बातें आती हैं। इलेक्शन कमीशन पूरी कोशिश करता है, लेकिन लेटली थोड़ा सा ये होने लगा कि कुछ दबाव में आ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस 2019 में होता है कि मॉडल कोड के कुछ नोटिस जो देने चाहिए थे नहीं दिए थे, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन में ही स्प्लिट हो गई थी। तो उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन मार्क हुए। लेकिन इस चक्कर में इलेक्शन कमीशन की जो एक बड़ी अचीवमेंट है वो दब जाती है। देखिए, हिंदुस्तान का इलेक्शन दुनिया का बिगेस्ट इलेक्शन है, और बिगेस्ट इलेक्शन ही नहीं, इससे बड़ी कोई मैनेजमेंट का एक्सरसाइज ही नहीं है। तो इतनी 90 कंट्रीज इनटू वन हमारा देश है, 90 देश एक उसमें, और 90 देशों की प्रॉब्लम हमारे कंट्री में, और उसको इतनी स्मूथली इलेक्शन का कंडक्ट करना इतनी बड़ी अचीवमेंट है, एक वंडर है, एक मिरेकल है। वो चीज़ छुप जाती है। वो जो कंट्रोवर्सी की जी नोटिस नहीं दिया, मॉडल कोड का ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो चीज़ कंट्रोवर्सी ज़रा ज़्यादा हो जाती है। एक आध EVM पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जो अचीवमेंट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। और इक्का दुक्का प्रॉब्लम कभी कभी जो आती हैं वो इलेक्शन कमीशन को टैक्टफुली हैंडल करनी चाहिए, और बिल्कुल लेवल हैंडेडली करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जिससे जो छवि है खराब हुई है थोड़ी, वो ठीक हो जाए। बिल्कुल। देखिए, छवि बनने में लगते हैं साल और उसको डिमोलिश होने में लगते हैं मिनट। एक दो एक्शन आपने गलत कर दिए, छवि ये बिल्कुल आपकी मिट्टी में मिल जाती है। और आपने देखा होगा ये जैसे किसी इमारत की तरह, बिल्डिंग बनाने में 20 साल लगते हैं और डिमोलिश होने में 40 सेकंड। पिछले दोनों नोएडा में ही 1 साल पहले कुछ टावर डिमोलिश किए गए थे, 10-10 साल में बने थे और 40-40 सेकंड में वो डिमोलिश हो गए थे। इसी तरह रेपुटेशन और इमेज होती है, सालों में बनती है, मुश्किल से बनती है, और डिमोलिश होने में देर नहीं। काफी डिमोलिश हुई है क्या आपके हिसाब से? नहीं, डिमोलिश तो काफ़ी तो नहीं हुई, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो लगा है। और वो जो क्वेश्चन मार्क लगता है, मुझे फ्रैंकली उससे बड़ी तकलीफ होती है, चोट लगती है, क्योंकि उस इमारत को बनाने में 2-4 ईंटें तो मैंने भी लगाई थी। तो उसकी एक ओनरशिप होती है, उस इमारत को ख़तरा महसूस होता है तो पर्सनल धक्का लगता है, एज ए सिटीज़न तो लगता ही है। तो जो 2-3 क्वेश्चनेबल बातें हुई थी वो तो सबके सामने, बल्कि इसमें मैंने कई 1-2 बार आर्टिकल लिखे हैं। लेकिन ये मैं एतराफ़ करना चाहूँगा कि जितना आपने कहा मैं साफ गोई से बोलता हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे कमेंट करने में मुझे झिझक होती है,
क्योंकि लोग ये न समझें कि भाई तो ये सी था, अब अपने सक्सेसर को बुरा भला कह रहा है, ये कर रहा है, उन पर उंगली उठा रहा है ना, ये उसको ट्विस्ट ना दे दें। इस वजह से मुझे उस पर कमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन एट द सेम टाइम उनकी कोताहियाँ या उनके जो कमियाँ होती हैं उस पर दुख भी ज़्यादा होता है। कुछ एक कमियां हैं जो आपके जहन में आती हैं और रात में आप सोचते नहीं, हो? बेसिकली तो देखिए यही है, जो पिछले 4-5 साल की हिस्ट्री देखिए कि जो मॉडल कोड में इवन हैंडेडनेस न करना, कि भाई ऑपोजिशन को तो आपने फट से नोटिस दे दिया और जो रूलिंग पार्टी के टॉप लीडर्स हैं उनको आप 25-25 दिन नोटिस न दें। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा कि साहब आप 25 दिन से इस पे बैठे हुए हो और क्या मतलब है, तो फट से फटाफट बैठ के जजमेंट दे दी। चाहे वो उन्होंने मॉडल कोर्ट की कंप्लेंट डिसमिस कर दी, लेकिन 25 दिन तक बैठने के क्या राइट था? उसी पे तो उन्हीं का एक कमिश्नर ने रिवोल्ट किया था और वो उसको इलेक्शन कमीशन से उसको छोड़ना पड़ गया था। और कोई इंस्टेंसेस भी आपको समझ में आती है? मॉडल कोड के अलावा बाकी सब ठीक ठाक लगता है? बाकी ठीक ठाक है, बेसिकली मोरल ठीक ठाक है। हो सकता है कि जी डेट वेट भी पूछने में, हालांकि इलेक्शन कमीशन का काम है डेट फिक्स करना, हो सकता है कि डेट वेट फिक्स करने में भी ऊपर से कुछ वो आता हो और उसको, लेकिन ये सब स्पेकुलेटिव बातें हैं। आपके टाइम तो कभी नहीं आया ऐसा? कभी नहीं आया, हिम्मत नहीं थी, सवाल नहीं था, कभी कोई प्रेशर नहीं आया, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा, किसी ने कोशिश भी नहीं की, किसी की हिम्मत भी नहीं थी। क्योंकि देखिए रेपुटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी को पता होगा ये आदमी, लोग पॉलिटिशियन बड़े चालाक होते हैं, ट्राई करते हैं, थोड़ा सा टटोलेंगे कि अगर इस आदमी को दबा सकते हैं तो फिर चढ़ जाएंगे आपके ऊपर, और जब देखा कि ये दबने वाला नहीं है तो फिर कोशिश भी नहीं करते। तो मतलब लालच देने की भी कोशिश होती है? नहीं, लालच देने की नहीं। बेसिकली वो तो पॉलिटिकल प्रेशर, ये जान पहचान है जो उन्हीं मंत्रियों के साथ, उन्हीं लीडर्स के साथ हमने ज़िंदगी भर एज सिविल सर्वेंट काम किया होता है। हमारे पास जैसे डेलीगेशन आते हैं, दबाव भी यही है ना। अब रूलिंग पार्टी का आएगा तो डेलीगेशन ही, लेकिन उसको से आप दबाव में आ जाएंगे, देखो इतना बड़ा लीडर हमारे सामने बैठा हुआ है, हम रौब खा जाए, ये तो हमारा कल तक मिनिस्टर था। तो ये चीज़ अगर दिमाग में आ गई ना तो आप कमज़ोर हो गए। क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़ा क्लियरली इसको इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया है। अब बेशक गवर्नमेंट ऑफ द डे हमको अपॉइंट करती है, मैं भी उसी रूट से आया था, लेकिन अपॉइंट करने के बाद छू नहीं सकती, हटा नहीं सकती सिवाय इम्पीचमेंट के तरीके से। तो वो प्रोटेक्शन जैसे मिल जाती है तो जो ऑफिसर है, कमिश्नर है, अपने को शेर महसूस करता है। एक नेता ने एक दफ़ा कमेंट की थी कि देखो ये लोग कल तक जब जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं तो हमारे आगे पीछे फिरते हैं और जो यहाँ बन के ये अपने को क्या समझने लगते हैं। अरे भाई आप समझते हो कि जो जॉइंट सेक्रेटरी की तरह मंत्री को हम नमस्ते करते थे, एज कमिश्नर भी करते रहेंगे? वो रोल दूसरा था। वहाँ तुम हमारे बॉस थे, यहाँ तुम हमारे बॉस। पर क्या नमस्ते करने वाले लोग भी इसी बन जाते हैं क्या? नहीं, कमिश्नर बन जाते हैं क्या? नहीं, नमस्ते से मेरा मुराद है कि नमस्ते, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ, नहीं, वो हो सकता है कि अब आफ्टर ऑल पीएम के किसी को भी अपॉइंट करता ही था, ये पिछले 70 साल से हो ही रहा है। लेकिन आप देखें कि उस 70 साल में किसी पे उंगली नहीं उठी थी। उनके अपॉइंटमेंट पे, जैसे एक साहब हैं जिनके अपॉइंटमेंट पे उंगली उठी थी कि ये तो एक पार्टी से बड़े करीब है, लेकिन उनके किसी एक्शन पे तो उंगली नहीं उठी। और मैं उस ज़माने में था, मैं खुद गवाह हूँ कि कोई अनफेयर काम नहीं किया था। क्योंकि बाकी आफ्टर ऑल एक मेंबर तो नहीं है, 3 है, 3 मेंबर का होना बहुत अच्छी चीज़ हुई है 1993 से। क्योंकि देखिए एक आदमी का विजडम, एक आदमी का एक बायस प्रेजुडिस हो सकता है, लेकिन 2 और हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जब से ये 3 मेंबर हुआ है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी, मैं समझूँ कि मेरा डिसीजन बड़ा अच्छा है, मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन मेरे जो दूसरे 2 कलीग जब बताते हैं कि नहीं आपकी थिंकिंग में ये गलती है, ये नहीं यूँ होना चाहिए, तो एकदम मॉडरेशन आ जाता है। अब हाल के दिनों में आपने देखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाया था इलेक्शन कमिश्नर चुनने के लिए, तो कोर्ट ने ये कहा था कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जिस आर्टिकल 324 जिससे हमारी क्रिएशन हुई थी, उसी के सेक्शन 5 में ही लिखा था कि किस तरह ये लोग अपॉइंट होंगे। ये कानून बनाएगी पार्लियामेंट, इन ड्यू कोर्स बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 70 साल हो गए तुमने अभी तक कानून नहीं बनाया, और जिसको चाहते हैं आप लगा देते हैं। मैं भी उसी रूट से लगा था, लेकिन एक कमी महसूस होती थी, कमज़ोरी महसूस होती थी। मैंने एक इंटरव्यू में, करण थापड़ का एक इंटरव्यू था, काफ़ी उस पर चर्चा हुई थी। CEC था मैं, होते हुए
मैंने कहा कि साहब मुझे ये कमज़ोरी महसूस होती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को इन्वॉल्व नहीं किया गया मेरे सिलेक्शन में। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने रिपीट किया जैसा उनका स्टाइल है क्लैरिटी के लिए कि यू मीन कि अगर सुषमा स्वराज जो लीडर ऑफ अपोजिशन थी उन्होंने साइन किया होता तो यू वुड हैव फेल्ट स्ट्रॉन्गर। मैंने कहा डेफिनेटली, क्योंकि परसेप्शन इंपॉर्टेंट है। लीडर ऑफ अपोजिशन भी अगर किसी को अप्रूव करता है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी फिर उंगली नहीं उठा सकती कि जी ये पक्षपात। वो अगर वो बेचारा पक्षपात नहीं भी कर रहा होगा कोई कमिश्नर, लेकिन उस पर कोई उंगली उठा दे कि जी ये तो सरकार का अपॉइंटी है, सरकार का काम कर रहा है, तो ये उसके साथ ज्यादती हो जाती। तो ये जो ऑप्टिक्स होते हैं जो देखने के इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल देकर अपना एक सिस्टम बनाया, हाँ, क्या वो सही सिस्टम था? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा कि लॉ बनाइए, और जब तक लॉ नहीं बनता जब तक ये कोलिजियम से शुरू कर दीजिए। जो जिस कोलिजियम से हम परिचित हैं ऑलरेडी, सीवीसी का अपॉइंटमेंट, सीआईसी का अपॉइंटमेंट, और तो और डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जो ना कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है न स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो तो एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का डायरेक्टर, वो उस लेवल का है टेक्निकली। लेकिन चूंकि काम इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो भी कोलिजियम से अपॉइंट हो। तो एक कोलिजियम जो इसमें चीफ जस्टिस हो, प्राइम मिनिस्टर के अलावा चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ अपोजिशन, जब वो चलता ही था तो उसी कोलिजियम को चला देते। तो इस एक्ट में जो इस कोलिजियम को जो बदला कि अपना मिनिस्टर डाल दिया, अपना मिनिस्टर डाल दिया, चीफ जस्टिस को हटा। देखिए ना, देखिए ये बहुत बुरी ऑप्टिक्स है। ये ऑप्टिक्स ये कि देखने में आज बैठे बैठे हम ये कह दें कि भाई 2-1 हो गया, लीडर ऑफ अपोजिशन तो 0 हो गया। इस कोलिजियम की क्या वैल्यू हुई? चाहे सरकार चाहती तो एक्ट ये बना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट तो यही कहा था ना, एक्ट बनाओ। एक्ट बना में ये सब सरकार कह सकती थी कि जो 70 साल से चल रहा है हम तो वही करेंगे, प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहेंगे अपॉइंट कर देंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। पर क्या आज की गवर्नमेंट के साथ ये अनफेयर नहीं है कुरैशी साहब? क्या? जैसा मैंने कहा कि आपका अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट ने किया था। Yes. उस टाइम ऑपोजिशन का कोई से नहीं था। करेक्ट। तो अब जब ये गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये तो गवर्नमेंट का अधिकार है, आप हमसे क्यों छीन रहे हैं? आपने 70 साल उस राइट को एंजॉय किया। नहीं, कौन कितने कहा कि छीन रहे हैं? बल्कि मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर एक्ट, उन्होंने ये कहा कि एक्ट क्यों नहीं बनाया, आप करते तो रहे, अब आप उसी को एक्ट बना के वही करते जो 70 साल से हो रहा था। उस एक्ट में डाल देते कि पीएम जिसको चाहे लगा दे, वो डाल देते, कोई आपत्ति ना करता। ये तो मैं कह रहा हूँ। तो कोर्ट का फैसला बदलने से गलत मैसेज जो इन्होंने जो इसकी जो कॉम्पोजिशन है इससे, हालांकि मैंने इसका सॉल्यूशन भी बताया। सॉल्यूशन देखिए, इसमें 1-2 चीज़ें अच्छी भी हुई इस एक्ट में कि इन्होंने एक शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी बनाई है कि 5 आदमी, एक तो 2 चीज़ें अच्छी हुई हैं कि अभी तो ये था कि मैन इन द स्ट्रीट, सड़क से उठा के किसी को भी लगा सकते थे, लॉ में कोई पाबंदी नहीं थी। ये बात दूसरी है कि सिर्फ सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर ही लगाए जाते रहे, जिस वजह से इलेक्शन कमीशन कहाँ से कहाँ उसकी ग्लोरी पहुंची, मानना पड़ेगा। तो लेकिन एक तो इसने ये कह दिया कि भाई ये सिर्फ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर ही होंगे, ये तो बहुत अच्छा किया। दूसरा उन्होंने कह दिया कि एक शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी है जो 5 लोगों के 5 नाम चुन के दे देगी, उसमें से ये जो कोलिजियम कंसेंसस हो उसमें से कोलिजियम चुन ले। मैं समझता हूँ इससे ये भी अच्छी फॉरवर्ड है इसमें, लेकिन इसमें खराबी डाल दी कि अगर कोलिजियम चाहे तो इन 5 के अलावा छठा भी ले सकता है ना। ये बड़ी गलत बात है। अरे 5 तो बहुत होते हैं, 5 में अगर आपका 5 आपके मंजूर नज़र नहीं है तो ये छठा आप कहाँ से लाएंगे? ये गलत है। इससे क्वेश्चन शुरू होते हैं। फिर मेरा एक और इंटरेस्टिंग सजेशन है मेरा कि अगर ये सब खराबियों के बावजूद ये कर दीजिए कि ये कोलिजियम जो होगा यूनानिमसली डिसाइड करेगा, राइट। और ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल इस तरह कि देखिए 5 नाम जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे लॉ मिनिस्टर की अध्यक्षता में, ये 5 वो होंगे जो प्रधानमंत्री जी को एक्सेप्टेबल होंगे। ऐसा तो नहीं होगा जिसको देख के प्राइम मिनिस्टर के ये कहाँ से लिया है, ये तो नहीं होगा। सारे पहले उनसे क्लियर होंगे। तो अगर सपोज मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, 5 मुझसे अप्रूव किए गए हैं और तो आप चुन सकते हैं, मैं लीडर ऑपोजिशन हूँ, इनमें से किसी को भी चुन लो। तो वो भी खुश कि जी मैंने एक को अपने मर्जी का चुन लिया और किसी को भी चुन लो, आदमी तो मेरा है ना। तो ये ऑप्टिक्स का ख्याल जरूर। आपका सजेशन ये था कि उसी को जो कमेटी जो रेकमेंड करेगी उन्हीं नामों पर स्टिक एक तो 5 में से लिया जाए, छठा ना लिया जाए, वो गलत बात है। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पे दे दीजिए कि ये 5 नाम हम आपको दे रहे हैं, हो जाए तो कंसेंसस से हो जाए, यूनानिमस हो जाए, तो बाद में कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब चीफ जस्टिस को लाने की जरूरत तो नहीं है ना दोबारा? नहीं, जरूरत नहीं। अगर कोलिजियम रहना है तो ये कोलिजियम के भाई एक कैबिनेट में पीएम और एक कैबिनेट, किसी कैबिनेट मिनिस्टर की हिम्मत होगी कोई किसी नाम पे ऑब्जेक्ट कर दे? बिल्कुल नहीं होगी, सवाल ही नहीं बता। तो इसलिए ऐसे कोलिजियम का क्या फायदा?
कोई फायदा नहीं, बिल्कुल ये तो मजाक है उस कॉलेजियम के को पर अब लाने तो का। चेंज हो गया ना, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या उसको बदलने की जरूरत है? नहीं, वो उसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस को लावा, आफ्टर ऑल चीफ जस्टिस के थ्रू इतने सारे कॉलेजियम में अपॉइंटमेंट हुई हैं। बताइए उसके बाद कि सीवीसी की किसी अपॉइंटमेंट पे कंट्रोवर्सी हुई, किसी सीआईसी पे कंट्रोवर्सी हुई, किसी पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, क्योंकि सिंबॉलिकली के न्यूट्रल आदमी चीफ जस्टिस और तीनों मिलके ये करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ने 2-4 बार एतराज़ किया, लेकिन उस एतराज़ की इसलिए कोई वैल्यू नहीं क्योंकि मेजॉरिटी डिसीजन जिसमें एक न्यूट्रल चीफ जस्टिस मौजूद था, तो कम से कम उसकी जो ऑप्टिक्स अच्छी थी, तो उसको डिफेंड करना आसान हो जाता है। ओके, गवर्नमेंट्स क्यों इलेक्शन कमीशन को चुनने का राइट पूरी तरह से अपने पास रखती आई है हमेशा से? 70 साल से, सिर्फ इस बार नहीं, हमेशा से। नहीं, वो तो गवर्नमेंट के, तो देखिए लोग चुनते हैं गवर्नमेंट को और पावर देते हैं, तो गवर्नमेंट उस पावर को यूज करती है, तो सारी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ही करती है, तो उसमें कोई ये नहीं कि एक्सेप्शन है कि इलेक्शन कमीशन ही को गवर्नमेंट चुनती है। सभी को तो इलेक्शन सीईजी को कौन चुनता है? सरकार चुनती है। हर पोस्ट को के लिए कौन चुनता है? जजेस भी, वो तो कॉलेजियम सिस्टम 20 साल से हो गया, लेकिन जजेस भी सरकार ही चुनती थी। तो सरकार को जनता पावर देती है चुनने के लिए, अगर वो गलत इस्तेमाल करेंगे उस पावर का तो जनता हटा भी देती है सरकार को। ओके, कभी ऐसा भी होता है गलत आदमी भी आ जाता है? नहीं, देखिए आदमी तो गलत आदमी होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है हमेशा, कि हर प्रकार के लोग होते हैं, किसी का कोई किरदार है, किसी का कोई किरदार है, हर किस्म के लोग आ सकते हैं, उसकी तो गारंटी नहीं होती। कभी आपने कुछ नोटिस किया ऐसा? नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? किसी आपके साथी इलेक्शन कमिश्नर्स, या आपके रहते हुए, या आपसे पहले, या आपके बाद? नहीं, मेरे बाद तो ये जो कंट्रोवर्सी हुई जिसका मैंने जिक्र किया, वो तो अखबारों तक में खूब आई और कुछ कोर्ट तक गई, लेकिन मेरे वक्त में जब मैं जूनियर मोस्ट था, मेरे गोपाला स्वामी, नवीन चावला तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। मेरे जाने जब मैं सीईसी नवीन चावला पर तो हुई थी कंट्रोवर्सी। नहीं, नवीन चावला पे सिर्फ ये हुई थी कि जी बीजेपी के और बहुत सारे 200 एमपी ने उनके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन दी थी कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है। इन्हें वे ऐसे शख्स को जिसके ऊपर मोहर लगी हुई हो, वो टैक्टिकली कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। ये नवीन चावला के साथ भी ज्यादती थी कि नवीन चावला को लोग उसकी कलर्ड निगाह से ही देखते थे। हालांकि मैं जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ 1 साल में वो सीईसी थे, जब मैं उनका नंबर 2 था, कभी ये गलत फैसला नहीं किया, और कुछ तो उन्होंने कोशिश भी नहीं की, और अगर वो कोशिश करते तो हम काहे के लिए थे? तीसरा मेंबर काहे के लिए था? तो हम मॉडरेट करने के लिए ये सिस्टम में, मैं कुछ दादागिरी करना चाहूँ तो मेरे दूसरे 2 हैं, वो मुझको मॉडरेट करते हैं। ओके, अभी हाल में आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा इलेक्शन रिलेटेड ही है लेकिन पॉलिटिकल है, मुझे पता नहीं आप इस पर जवाब देना चाहेंगे या नहीं। आप देख रहे होंगे वो जेडीयू आ गई इधर एनडीए के साथ, फिर वो जयंत चौधरी इधर आ गए, 2 पार्टियां महाराष्ट्र में टूट गई। इलेक्शन ऐसा लग रहा है वन साइडेड सा हो गया है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि स्ट्रांग ऑपोजिशन, स्ट्रांग गवर्नमेंट और फाइट हो, और तब लोग चुने, कड़ा मुकाबला हो, ऑपोजिशन भी स्ट्रांग रहे, गवर्नमेंट स्ट्रांग रहे, ताकि गवर्नमेंट को चेक में भी रखा जा सके। यहाँ तो एक वन साइडेड सा मुकाबला दिख रहा है। नहीं, देखिए 2 बातें इसमें हैं कि एक तो ये तो फैक्ट है कि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत वही डेमोक्रेसी की एक इंडेक्स है। लेकिन अगर एक पार्टी बड़ी स्ट्रांग हो गई, लोग उसकी तरफ सब जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल डायनामिक्स है, इस पर किसका क्या कंट्रोल? तो इसमें तो ऑपोजिशन को काउंटर स्ट्रैटेजी सोचनी चाहिए, जब उनकी कोई थिंकिंग ही नहीं है। एक उन्होंने अलायंस बनी थी, उस अलायंस को इकट्ठा नहीं रख पाए, तो ये तो उनकी कोताही हुई ना। इसमें आप बीजेपी को तो ब्लेम नहीं कर सकते यार, ये ज़्यादा अच्छे थिंक करें। वो तो कह रहे हैं कि बेईमानी से जीत जाते हैं चुनाव। नहीं, अब बीजेपी वाले अगर ज़्यादा अच्छी डीप थिंकिंग करते हैं, अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो यू कांट ब्लेम देम। आप उनसे सीखिए, आप भी अच्छी स्ट्रैटेजी बना लीजिए। तो इसलिए ये तो पॉलिटिकल डायनामिक्स है। अगर एक ही तरफ जा रहा है कुरैशी साहब, पूरा का पूरा डायनामिक सारा, और एक पार्टी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, ऑपोजिशन वीक होता जा रहा है, ऑपोजिशन के नेता कह रहे हैं, खड़गे साहब ने कहा, बोले देश में आखिरी चुनाव है, इसके बाद कोई चुनाव नहीं होने वाला, तानाशाही आ जाएगी देश में। हाँ, ये उनका कहना है, एक फियर है, काफ़ी कुछ लोगों में फियर है कि भाई जिस तरह एक मेजॉरिटेरियनिज्म बढ़ता गया है और एक पार्टी स्ट्रांग से स्ट्रांगर होती गई है, तो उस वजह से ये कह रहे हैं। लेकिन ये उनका ख्याल है, ये कोई इसका कोई। आपको लगता है ऐसा कि कभी इस देश में ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन ही बंद करा दिए जाएं और हम एक डिक्टेटरशिप बन जाए?
नहीं कहे, देखिए टेंडेंसी तो पॉलिटिशियन की किसी की भी होती है कि मजबूत से मजबूत होता चला जाए, हो सकती है। एक ज़माने में राजीव गांधी भी 450 सीटें लेके आए थे, क्या हुआ था, वो अगला इलेक्शन तक नहीं जीते थे। तो इसलिए ये अभी भी 300, 350, 400 भी होके, तो हमारे पास तो मिसाल है हिस्टोरिकली कि 400 सीटों के बाद अगला इलेक्शन भी ना जीत पाए कोई, थ्योरेटिकली। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या रिजल्ट होगा, मुझे हैव नो आइडिया, मैं पॉलिटिक्स में पढ़ना भी नहीं चाहता। लेकिन ये जवाब कि ये फियर अगर है तो सरकार को ही इसको एड्रेस करना चाहिए कि भाई हमारी तरफ से कोई अथॉरिटेरियनिज्म या कोई ज़बरदस्ती ऐसा कि सारे इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर कर दिया जाए। हालांकि ये फैक्ट है कि ये एक जनरल फीलिंग हो गई है कि इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर किया जा रहा है, कमज़ोर हो गए हैं। जो आपको भी लगता है ऐसा? मुझे भी लगता है ऐसा, मुझे भी ऐसा लगता है। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन? नहीं, मैं सबसे ज़्यादा तो जिससे मुझे चिंता है कि जुडिशरी कमज़ोर दिखने लगी, क्योंकि पहले एक ज़माना था कि सरकारें तो हमेशा से कुछ न कुछ आर्बिट्रेरी अथॉरिटेरियन काम करती, जैसे 356 लगा दी जाती थी, जब लगा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केम डाउन हेविली कि आप ऐसे नहीं लगा सकते। जब मन चाहा 356 सरकार निकाली, चुनी हुई सरकार, तो ये दो एक के बाद एक डिसीजन आया, उसके बाद से 356 के ऊपर काफ़ी अंकुश लग गया। तो इसलिए अथॉरिटेरियन होना ये इस किस्म की टेंडेंसी दिखती तो है, जिसकी वजह से काफ़ी देश में उस पर चर्चा होती है। पर हमारे संविधान में क्लियरली चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस, तो वो देखते हुए आपको लगता है कि कभी ऐसा हो जाएगा? खड़गे साहब बोल रहे थे रशिया हो जाएगा, ये पुतिन हो जाएंगे, देश में चुनाव ही नहीं होगा। नहीं, वो उनका कहना एक लिहाज से, वो इस लिहाज से थ्योरेटिकली ठीक है कि भाई आफ्टर ऑल पूरे दुनिया में अमेरिका जो ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है, वहाँ का कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट वो कहता है कि साहब अगर मैं हारा तो मैं उस रिजल्ट को नहीं मानूंगा ना। तो ये भी तो डेमोक्रेसी की डिस्टॉर्शन है। और जब डेमोक्रेसी को जितना डैमेज एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने वहाँ पे किया था, तो आज तक वो कंट्रोवर्सी चल रही है और अभी भी वो केसेस उनके पास खिलाफ क्रिमिनल, और बड़ी हैरानी होगी कि इतने क्रिमिनल केसेस के बाद जिस शख्स ने रिजल्ट के खिलाफ कैपिटल पे हमला करवा दिया, वो फिर अमेरिकन पीपल उसको कैंडिडेट बनाए, तो हमें अमेरिकन की अकल पे हैरानी और होती है कि भाई ये क्या हो गया उस डेमोक्रेसी को। ब्रिटेन में नहीं होता, ब्रिटेन में ज़रा सा स्कैंडल हुआ नहीं, जो मिनिस्टर फौरन रिज़ाइन करता है और ऑलमोस्ट फॉर लाइफ पॉलिटिक्स से निकल जाता है। ब्रिटेन की डेमोक्रेसी इस लिहाज से ज़्यादा हेल्दी है। आपको कई बार आपने कहा ना आपको फिक्र होती है इलेक्शन कमीशन की छवि को लेकर, क्या अब तक के इतिहास में सबसे बुरी छवि इस समय है ईसी की, या पहले भी कभी ऐसे आए हैं संकट? हमें याद है जब सेशन जी थे उस टाइम भी ये संकट तो आया था। नहीं, सेशन जी के ज़माने का संकट दूसरा था। सेशन जी ने तो उस ज़माने में इलेक्शन कमीशन को कोई सीरियसली लेता नहीं था, और सेशन जी ने आके असर्ट किया कि जी हमारी जो अथॉरिटी है, और उसको जो असर्ट किया तो लोग जिसको सीरियसली नहीं लेते थे उसको सीरियसली लेने लगे। उन्होंने बताया था कि साहब एक दफ़ा कोई लॉ मिनिस्टर के कमरे के बाहर 2 घंटे तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनसे मिलने के लिए इंतज़ार करता रहा। हमने ये सुना हुआ था, मेरे माइंड में भी था। अब इसका रिएक्शन देखिए, मेरे पास एक दफ़ा वीरप्पा मोइली लॉ मिनिस्टर साहब का फ़ोन आया, मैं उनसे इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करता था। एक दफ़ा उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जब ऑडियंस में से मैंने कहा कि साहब रिफॉर्म, तो उन्होंने ऑलमोस्ट रूडली कि देखिए साहब आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। तो मैं अपना से मुँह लेके रह गया कि भाई लॉ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने मुझको ये बात नहीं समझ में आई। 3 महीने बाद उनका फ़ोन आया, कुरैशी जी आप बहुत दिन से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, लेट अस डिस्कस, आप कल आके व्हाई डोंट यू हैव ए कप ऑफ टी विद मी। नो 5 सेकंड में मैंने क्विक डिसीजन लेना है, अगर मैं वहाँ चला गया तो मैंने इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस सरेंडर कर दी। तो मैंने ये कहा कि मोइली जी थैंक यू वेरी मच आपका इनविटेशन, लेकिन बहुत ही अच्छा हो कि अगर आप इलेक्शन कमीशन में आए, मैं अपने कोलीग से मिलाऊंगा, मैं आपको ये दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा। मैंने वो रोज़ी वो देखे और उनका ग्रेस, उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं आ जाऊंगा। तो वो 70 साल में पहली बार लॉ मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन में आ रहा है, इलेक्शन कमीशन लॉ मिनिस्ट्री में नहीं जा रहा, क्योंकि हमें वो या इंसिडेंट याद था कि उसको वहाँ उन्होंने वेट करा।
खैर वो जो हमने सोचा था एक सोशल कॉल होगी आधे घंटे की, 3.5 घंटे का वो डिस्कशन, वो अपनी पूरी टीम के साथ आए थे, सीरियस रिफॉर्म। फिर उसमें एक सजेशन निकल के आया कि अच्छा अगर हम पूरे देश में 7 रीजनल कॉन्फ्रेंसेस करें रिफॉर्म के लिए, पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए, तो आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल हम पार्टनर बनेंगे, क्योंकि हमारा ही तो एजेंडा है वो रिफॉर्म की डिमांड। तो 7 जगह हम उनके साथ गए। 8वां होना था दिल्ली में। तो वो दूसरी बार उनका फ़ोन आया 3 महीने बाद कि कुरैशी जी 7 में मीटिंग हो चुकी है, अब हमने 8 प्रधानमंत्री जी से टाइम ले लिया है, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ उस प्रोग्राम को डिस्कस करने। तो एक जो प्रथा होती है बन गई, वो इस्टेब्लिश हो गई कि किसने किसके पास जाना है। तो वो दूसरी बार आए और फिर उसमें ये बात हुई कि बात दूसरी है कि वो मीटिंग हो नहीं पाई कि उन दिनों वो क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था और इंडिया फाइनल में था। तो ये हुआ कि उस दिन कौन मीटिंग में आ पाएगा, तो वो पोस्टपोन हुई। दूसरी डेट लगी, उस दिन अन्ना हजारे जंतर मंतर पे बैठे थे, तो वो पोस्टपोन हुई, फिर वो मीटिंग हो ही नहीं पाई, वो बात अलग। इस बात के बाद मोइली जी का ट्रांसफ़र हो गया। मैं मनमोहन सिंह जी के पास गया प्रोटेस्ट करते हुए, मैंने कहा कि सर 3-4 महीने में हमने इतनी मेहनत करके रिफॉर्म किए थे, आपने उनको ट्रांसफ़र कर दिया, बदल दिया। कह लेंगे कोई चिंता नहीं, कोई सलमान खुर्शीद बने थे शायद, सलमान खुर्शीद कह लेंगे कोई नहीं, सलमान खुर्शीद को, सलमान को मैं कहूँगा वो तुम्हारे पास आके जो उस एजेंडे को आगे लेके जाएंगे। 1 हफ्ते के बाद सलमान खुर्शीद आ गए। 3.5 महीने में 3 बार लॉ मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन में आया, इलेक्शन कमीशन मानेगा, तो ये भी प्रथा है। और यही एक डिग्निटी है इंस्टीट्यूशन की, जिसको आप कैन यू इमेजिन कि चीफ जस्टिस से रिफॉर्म डिस्कस करने के, चीफ जस्टिस साहब जुडिशल रिफॉर्म डिस्कस करने आप अपने पूरे जजेस को लेके आ जाइए लॉ मिनिस्ट्री में, हो सकता है? कैन दे थिंक ऑफ इट? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। लॉ मिनिस्टर जाएगा। तो वही चीज़ इलेक्शन कमीशन को असर्ट करनी थी, तो असर्ट करने की बात है। पावर मेरे पास भी थी, सेशन साहब के पास भी थी, औरों के पास भी थी। कर रहे हैं हाल की घटना का, जब इलेक्शन कमीशन को सीसी और ईसीज को पीएमओ बुलाया गया था। जो बुलाया गया था उस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, बड़ा प्रोटेस्ट लिखा था कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की हिम्मत कैसे हुई कि साहब ये आप तीनों इसमें हाजिर हुई है। चीफ जस्टिस को कह सकते हैं कि आप पूरे, और ये था कि पूरी कमीशन, तीनों कमिश्नर हाजिर हों। आप चीफ जस्टिस को कह सकते हैं कि साहब आज जुडिशल रिफॉर्म डिस्कस करने आप पूरी अपनी 34 की बेंच को लेके आ जाइए, सोच कह सकते हैं। तो ये उनको ये थॉट कैसे आया, ये गलत था। इस पर प्रोटेस्ट, मैंने इस पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड। आप अगर सीईसी होते इस टाइम, तब आप क्या करते? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं खैर ठीक है, आप मीटिंग करो, मेरे अफसर बड़े ब्राइट हैं, मुझसे ज़्यादा ब्राइट हैं, मैं उनको भेज दूंगा। अफसर जाते हैं हर जगह, कमिश्नर नहीं जाते, ऑफिसर्स जाते हैं वो, क्योंकि गवर्नमेंट से इंटरेक्शन तो रहता ही है, वो करने के लिए हमारे ऑफिसर्स जाएंगे। तो वो स्टेप ही गलत था। और इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी होती है कि उस पर एक तो ये कि अच्छा जी हाँ जी आपका हुक्म है जी हाजिर हो जाऊंगा, दूसरे ये कि साहब फॉरगेट अबाउट इट, मेरा अफसर आएगा मैं नहीं जाऊंगा। तो ईसी ने जैसे हैंडल किया इस पूरे इशू को, ठीक लगा आपको? नहीं, इसी को मैं समझता हूँ इसी को अपने अफसर भेजने चाहिए थे, जैसे कि हम हर जगह अफसर भेजते हैं। राइट, ओके। अब हाल के दिनों में कुरैशी साहब आपने भी देखा होगा, चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन का एक वीडियो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने खुद देखा और कहा कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है, मैं बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको पूरा पता है वो इलेक्शन कैसे होता है, आपने भी बहुत सारे इलेक्शन उस तरह के देखे। आपको वीडियो देखकर क्या समझ में आया, क्या धांधली वाकई हुई है? दो बातें उसमें मुझे दिखाई दी। एक तो ये कि मेयर का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है। उसमें मुझे सबसे जो धांधली के जो बैलेट पेपर वो साइन करके टोकरियों में डाल रहा है, बैलेट पेपर्स हमेशा जो साइन होते हैं वो पहले हुए हुए होते हैं, वो करके साइन करके टोकरी में डालने का मतलब क्या है? दूसरी जो उसमें ब्लेटेंट खराबी कि उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग अफसर हिमसेल्फ है पॉलिटिशियन, वो उसी पार्टी उसी बीजेपी का उसी कॉरपोरेशन का कॉरपोरेटर है, वो एक न्यूट्रल रिटर्निंग अफसर हो कैसे सकता है? वो हमें बताया गया कि जी इनके जो एक्ट है और रूल्स हैं, रूल इलेक्शन उसी में लिखा हुआ है, तो अगर उसमें लिखा है तो ये स्टूपिड रूल है, इट शुड चेंज। हाउ कैन बी समबडी हु इज अ पार्टी, अपनी ही पार्टी के एक आदमी को जज कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं वो? इसलिए वो रूल है, रूल अगर है तो किसी गधे ने वो रूल बनाया था, उस रूल को बदलना चाहिए। हर जगह तो ऐसा रूल नहीं है शायद। नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा कि ये पार्टी का अपनी पार्टी को चुना रहा है। अच्छा, दूसरी इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने में आए, बहुत से लोग ईवीएम को गाली देते रहे हैं ना, इतने चल रहा है, मैं ईवीएम को डिफेंड करता रहा हूँ।
और ये इस कंट्रोवर्सी के बाद आया सिर्फ 44 वोट या कितने वोट थे, 34 वोट थे कि 44 थे। उसके बाद यह है कि ईवीएम क्यों नहीं यूज हुई। तो एक तरफ कहते हो कि जी बैलेट क्यों नहीं यूज होता, जहां बैलेट यूज हुआ तो अब क्यों नहीं ईवीएम क्यों यूज नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ वाकई ईवीएम यूज होनी चाहिए थी, क्योंकि 4-5 साल पहले एक राज्यसभा के इलेक्शन हरियाणा के विधानसभा में जो एमएलए ने दिया था उसमें भी इसी टाइप का हुआ था। उसमें कोई सेलेक्टेड 12 लोग वह इनवैलिडेट कर दिए गए थे। टू मी इट वाज अ ब्लेटेंट फ्रॉड। तो 12 लोग केस कोर्ट में चल रहा है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो उस वक्त भी ये होता कि इसे ईवीएम होती तो ये इनवैलिड वोट का झगड़ा ही नहीं होता, क्योंकि ईवीएम से पहले बैलेट पेपर के ज़माने में औसतन 2000 वोट इनवैलिड हो जाते थे। इनवैलिड का क्या मतलब होता है कि आप जहां स्टैंप लगाई वो अगर लाइन क्रॉस कर गई तो इनवैलिड हो गया, उधर कोई दब्बा वब्बा लग गया है तो इनवैलिड हो गया। बटन दबाया तो बटन तो ऐसा नहीं है तो या इस जगह जाएगा कि इस जगह जाएगा, क्लियर है, कोई इनवैलिड वोट आने बंद हो गए थे। तो इस लिहाज से एक तो ईवीएम यूज होनी चाहिए थी, एक रिटर्निंग ऑफिसर न्यूट्रल होना चाहिए था। वो कहाँ आमतौर पे कैसे होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर आमतौर पर इस तरह के इलेक्शन में कौन होता है? नहीं, कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटेड होता है। जैसे हरियाणा के केस में जो फ्रॉड भी हुआ था, अगर वो विधानसभा का सेक्रेटरी था जिसको आरओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही अपॉइंट किया था। लेकिन जैसा आपने एक दफ़ा थोड़ी देर पहले सवाल किया कि वो अफसर कोई भाई हमारा अपॉइंट, हम समझते हैं कि आदमी अच्छा है लेकिन वो बाद में कैसे साबित होता है वो बात की बात है। बेईमानी कर सकता है, टेम्प्ट हो गया, कुछ हो गया तो वो अच्छा, ये एक आध बार कहीं कहीं पूरे इंडिया में देखने में आया कि रिटर्निंग अफसर बेईमानी अगर कर सकता है तो हमने कि उसका सेफ गार्ड, हर चीज़ का सेफ गार्ड हम सोचते हैं। हमने एक ऑब्जर्वर वहाँ भेजना शुरू कर दिया कि जब तक ऑब्जर्वर क्लियर नहीं करेगा सारा प्रोसेस ठीक है, आप रिजल्ट अनाउंस ही नहीं कर सकते। मेयर के इलेक्शंस में, एनी इलेक्शन, मेयर का नहीं, लोकसभा, विधानसभा, एवरी इलेक्शन में हमने ये कि ऑब्जर्वर, हमारा ऑब्जर्वर जब तक नहीं कह देगा कि ठीक है ये, जब तक आप रिजल्ट नहीं अनाउंस कर सकते। ये हमारी तरफ से सेफ गार्ड है कि अगर आरओ की नीयत खराब हो गई, हमारा आदमी है लेकिन हम अपने आदमी को भी ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट भी करते हैं नहीं भी करते, उसके ऊपर वॉच भी रखते हैं। ऑब्जर्वर कौन होता है? ऑब्जर्वर होता है एक सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर जो किसी और स्टेट से लाया जाता है। तो वो ताकि लोकल दबाव में ना आ सके। तो ये जो चंडीगढ़ में हुआ, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, पूरे देश में ये बहस चल रही है, क्या वो मेयर की जो इलेक्शन है आपने कहा वो हम नहीं करवाते, तो किसी तरह का वॉच रखते हैं उस पर? कोई कानूनी आपका उस पर अधिकार है? हमारा कोई बिल्कुल कोई राइट नहीं है। वो तो सिर्फ हम भी जैसे सिटीजन की तरह हम भी मीडिया पे देखा, हमने देखा वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जिसका ये काम है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ये इसका सेफ गार्ड क्यों नहीं किया कि ब्लेटेंटली। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन कमीशन नहीं कह सकता है? नहीं कह सकता। आप इस तरह के रूल, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो भी हमारा, वो बिल्कुल हमारे अंडर में नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। पर वो जो आपने रूल की बात की ना, वो जो रूल है, वो रूल क्या उसको इसी नहीं कह सकता है कि कम से कम ये रूल आप बदलिए? कैसे आपने एक पार्टी के नेता को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया? नहीं, एज ईसी हम नहीं कह सकते, बट एज सिटीजन अगर जैसे मैं एक आर्टिकल लिखूं और उसमें कहूं कि ये क्या बेवकूफ़ का रूल है, तो इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है, और इस रूल को लोग क्वेश्चन करें कि इस रूल को बदलो। ये रूल अब इसके बाद रूल बदलने के कोर्ट ही शायद ये खुद कह पाएगी। लेकिन अब मैं ये भी बताना चाहूँगा, देखिए कोर्ट की भी ज्यादती है। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा हाई कोर्ट को 3 घंटे का काम था ये, कि 3 घंटे में हाई कोर्ट कहती है लेके आओ मेरे पास सारे रिकॉर्ड। 3 हफ्ते देने का क्या मतलब? 3 हफ्ते का टाइम देने का मतलब क्या है? तो इस वजह से देखिए इंस्टीट्यूशन की गरिमा हमारे अपने इख्तियार में होती है। जैसे ना एक मुहावरा है कि अपनी इज्जत अपने हाथ। तो इज्जत आपने हासिल करनी, अर्न करनी पड़ती है। 3 हफ्ते का टाइम देने का मतलब क्या था? तो अब क्या करना चाहिए फिर उसमें कुरैशी साहब? नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट है, क्या करना चाहिए? क्या नहीं, जो सही तरीका क्या है उसका? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो देख ही रही है, सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज को फ्रीज करने को कह दिया, अगली डेट दे दी। और तो कह रहे हैं बैलेट पेपर तो फट गए, कह दिया। वो कह रहे थे कि वो विपक्ष ने फाड़ दिए, नहीं तो वो तो डिस्ट्रॉय हो गए। नहीं, फिर तो ऐसा ये होगा कि एक तो वो आदमी तो सस्पेंड होगा और आरओ और एफआईआर होगी, इलेक्शन दोबारा कराइए, सिंपल, दोबारा कराइए। और ईवीएम से कराइए, नहीं हो सकता है एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। नहीं, ईवीएम से कराइए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ईवीएम से जब इतने पूरा हिंदुस्तान का इलेक्शन ईवीएम से हो सकता है, ये छोटा सा इलेक्शन क्या मायने रखता है? इसको भी ईवीएम से कराइए। अब मैं ईवीएम पर आ रहा हूँ। आइए। ईवीएम पर जितना बवाल हाल के 5, 7, 10 साल में हुआ उतना कभी नहीं हुआ। ये अलग बात है कि बीजेपी जब ऑपोजिशन में थी तब वो भी थोड़ा थोड़ा अपोज करते थे। थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए, क्या वाकई ईवीएम में छेड़छाड़ कुरैशी साहब संभव है?
देखिए, मैं इलेक्शन को, ईवीएम को जब से इलेक्शन कमीशन में था और उसके बाद 12 साल हो गए मुझे रिटायर हुए, जब से इसको डिफेंड करता हूँ। और उसमें आपने कहा कि बीजेपी ने थोड़ा सा उस पर बवाल नहीं, थोड़ा सा नहीं, उन्होंने तो बहुत बड़ा किया था, सबसे बड़ा किया था। उन्होंने तो इसके ऊपर एक किताब लिख दी थी, डेमोक्रेसी इन डेंजर, कि ईवीएम को करो, सबूत देके, ये देके वो देके। अब वो सबसे बड़े डिफेंडर हैं ईवीएम के, राइट। तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने, एवरी कांग्रेस कोई भी हो, हर एक ने कभी ना कभी जरूर ईवीएम को अटैक किया, और उन्हीं ईवीएम से जीत के भी आ जाते हैं। तो रेगुलरली सरकारें बदलती रहती हैं। बल्कि इलेक्शन कमीशन का मैं एक डेटा देखा था कि 150 इलेक्शन हुए हैं, उनमें से 58 बार या कितनी बार सरकार पलटी है। तो अगर ये ईवीएम मैनिपुलेट हो सकती होती, तो जिस सरकार ने कभी ईवीएम बनाई थी वो कभी हारती ही नहीं। वो सरकार फिर क्यों हार जाती है? और अभी भी कि जो 2014 और 19 के ऊपर लोग कमेंट करते हैं कि बीजेपी ऐसे जीत गई वैसे जीत गई, ये मशीनें तो 2013 में बनी थी, कांग्रेस सरकार में बनी थी। मैनिपुलेट हुई होती तो कांग्रेस के फेवर में मैनिपुलेट हुई होती, तो बीजेपी इसको कैसे मैनिपुलेट कर उसके बाद भी तो बनी है नई मशीनें बहुत। नहीं, 2013 वाली मशीनें यूज़ हो रही हैं। अच्छा, अब जो कंट्रोवर्सी जो आपने बताई कि पीक पे थी जो बीजेपी के उस वक्त में, जैसे मैं सीईसी बना, मैंने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। मेरा तरीका ये था कि ऑल पार्टी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, हमें उनसे बात करनी चाहिए। बात की जो इलेक्शन कमीशन ने जो गलती की कि आप उनसे बात नहीं करते, तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, जिसका फैसला मेरे इख्तियार में हो, ये मेरी कोताही है, ये मेरी खामी है कि अरे भाई सीधा मुझसे बात करो, और मैं बात नहीं करूँगा तो आप जाओगे, तो आई कांट ब्लेम यू। क्योंकि तो ये इलेक्शन कमीशन का इन लोगों को न सुनना गलती है, ज्यादती, इनको बुलाना चाहिए। मैंने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग बुला ली। इट वाज लेड बाय चंद्रबाबू नायडू। तो पहले तो मुझे हैरानी हुई कि चंद्रबाबू नायडू जो टेक्नोलॉजी के आइकॉन थे, बल्कि मैंने कहा भी कि चंद्रबाबू जी, मुझे तो देख के हैरानी है, आप तो प्रो टेक्नोलॉजी और अब एंटी टेक्नोलॉजी डेलीगेशन लीड करो। फिर हमने दूसरे नेताओं से पूछा कि आपको क्या शिकायत है, कहेंगे जो ये कह रहे हैं। दूसरे पूछा जो ये कह रहे हैं, क्योंकि बेड़चाल हो जाती है। तो बहरहाल हमने कहा बताइए आपको, तो उन्होंने कहा हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन से ईवीएम से इलेक्शन मैनिपुलेट होता रहा है या हो सकता है, हम सिर्फ कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उसका मतलब ये कि जब आप बटन दबाते हैं तो मशीन में वोट गया, तो कहाँ गया वो तो आपको जाता तो नहीं दिखेगा, दिखता नहीं है, तो इसलिए कि वो इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि साहब वीवीपैट शुरू कर दीजिए। वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, शुरू कर दीजिए। आपको ये जान के खुशी होगी या हैरानी होगी कि हमने उसी मीटिंग में फैसला कर लिया कि ऑल राइट, गुड आइडिया। ये नायडू साहब ने कहा था, ये नायडू साहब ने कहा तो था। ये वीवीपैट का आइडिया चंद्रबाबू नायडू का है। चंद्रबाबू नायडू का है। 2010 में 4 अक्टूबर 2010 मीटिंग, आजकल अखबारों में भी किसी खबर में ये जिक्र आया, इसलिए मुझे डेट याद आए। तो उन्होंने कहा चूँकि आइडिया अच्छा था, हमने बात करो, कोई भी झगड़ा हो, ये बैठ के, यानी हम लोग बेवकूफ़ तो है नहीं ना, वो बेवकूफ़ है, या हम कन्विंस हो जाएंगे या हम उनको कन्विंस कर लेंगे। उस स्पिरिट में आप बुला के सामने बात कीजिए। उन्होंने कहा वीवीपैट शुरू कीजिए, हमने उसके वीवीपैट शुरू कर देते। हमने फ़ौरन दोनों कंपनियों को अगर डेवलप करो, अपने 5 एक्सपर्ट की एक इंडिपेंडेंट कमेटी है जिसमें 5 डिफरेंट IITs के प्रोफेसर उसके मेंबर हैं। तो वो जब तक टेक्नोलॉजी को सर्टिफाई नहीं करते, हम तो नॉन टेक्निकल हैं, वो जब तक नहीं करते हम टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते। हमने उनको कहा कि था वो कमेटी जो है ये 5 लोगों की, ये इंडिपेंडेंट IIT के 5 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट और प्रो बोनो काम करते हैं बगैर किसी फीस के। और ये कमेटी कौन बनाता है? इसी ये इसी ने बनाई थी और 20-23 साल से ये बनी, थोड़े थोड़े उसमें कंपोजिशन चेंज होती गई, वो इसी करता है। तो वो काम करो, वंस अपॉइंटेड वो दे आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट तो हैं। तो हमने फिर उनको कह दिया कि मशीनों का सुपरविजन आप ये करो, कैसे बन के आती है, कैसे टेस्ट हुआ ना। वीवीपैट में 2 कॉन्सेप्ट छुपे हैं, वोटर वेरीफाइबिलिटी, तो वोटर वेरीफाई करे कि मैंने वाकई इसी को चुना था, और पेपर ऑडिट ट्रेल मौजूद रहे कि पेपर का सबूत मौजूद रहे। 2 चीज़ें इसमें। तो वेरीफाइबिलिटी कैसे कि हमने जो प्रिंटर ऐड किया उसके ऊपर एक स्क्रीन होता है, आपने जिस कैंडिडेट को चुना उसका सिंबल, उसका नाम, उसका नंबर वगैरह स्क्रीन पे आ जाता है, 7 सेकंड रहता है।
7 सेकंड में वो ऑटोमेटिक कट के मशीन में डब्बे में पर्ची गिर जाती है। पर्ची गिर जाती है। तो आपने 7 सेकंड में देख लिया, नहीं देख लिया, लेकिन 60 सेकंड कम है, कई बार इधर उधर आप देख रहे हैं वो मिस हो जाता है, तो आप कहते हैं मैंने तो नहीं देखा, वेरीफाई नहीं कर। तो मैंने इसका सोल्यूशन किया कि अगली जनरेशन मशीनों में एक सुधार कर दें, 2 बटन ऐड कर दें, हरा और लाल बटन। अगर जब आपने मैं देख लिया कि ये इसी कैंडिडेट को मैंने चुना है तो हरा बटन दबा दीजिए। ओके। तो वेरिफिकेशन हो गई। जो ये कहते हैं कि उसके हाथ में पर्ची दे दो, वो अपने हाथ डब्बे में डालेगा तो बैलेट ही हो गया, वो तो बैलेट ही हो गया। लेकिन उसमें खूबियां भी हैं, लेकिन हम हर चीज़ को इस नज़र से देखते हैं कि इसके साथ फ्रॉड क्या हो सकता है। इसके साथ फ्रॉड क्या होगा कि आपको मैंने दी, आप वो पर्ची जेब में लेके चले गए, क्योंकि आपने जिसने आपको 5,000 रुपये दिए, आपने उसको दिखाना है कि देखो मैंने इसको दिया था। अगला वोटर जाएगा, वो पर्ची ले जाएगा, वो डालेगा और अपनी पर्ची निकाल लाएगा ये दिखाने के लिए। तो इसलिए हाथ में तो हम देंगे नहीं, हाथ में देना गलती होगी। लेकिन उसका इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट हमने दे दिया कि बटन दबा दे, हरा बटन आपने दे दिया कि यही है, तो वो कट के जाएगा। तो वोटर वेरीफाइबिलिटी हो गई पूरी। और पेपर ऑडिट क्या हुआ कि भाई पर्चियाँ मौजूद हैं, गिन लो। लाखों पर्चियाँ गिनी जा चुकी हैं और मशीनों से, और टैली कर रही हैं, सारी टैली कर रही हैं, कोई मिसमैच नहीं है। तो उसके बाद इसके ऊपर इतराज़ करने का, और फाइनली एक पॉलिटिकल भी मैं जवाब दूं। कर्नाटक का इलेक्शन तो 6 महीने पहले हुआ था। प्रधानमंत्री जी 34 बार गए थे कैंपेन करने, और किस बुरी तरह बीजेपी हारी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वो मैनिपुलेट कर सकते होते तो इलेक्शन हार जाते, मैनिपुलेट कर लेते। नहीं कर सके। ठीक है। अब वो जो उसके मिलान की बात हो रही है, मैच करने की, आपको लगता है वो कह रहे हैं कि सारे के सारे 100% वीवीपैट को आप सारे वोट से मिलान करिए, मैच करिए? नहीं, मैं उस पर 50% तक तो बात आई गई है। नहीं, वो एक्चुअली पहले ये था कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कोलकाता में, उन्होंने ये बताया था, उनसे पूछा इलेक्शन कमीशन ने कि कितना सैंपल ऐसा है जिससे ट्रूथफुल पिक्चर निकला है। तो उन्होंने कहा एक विधानसभा क्षेत्र में एक काफ़ी है, एक पोलिंग बूथ। तो वो शुरू किया। ये सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक कम है, 5 होना चाहिए। ये भी आर्बिट्रेरी फिगर है, वाई नॉट 5, वाई नॉट 10, वाई नॉट 15, तो आर्बिट्रेरी है। तो उसमें मैंने ये लिखा है कि अगर 100% भी करने पड़ जाए, ये कहते हैं जी 4-5 दिन लगेंगे, जो बिल्कुल गलत बकवास है, बिल्कुल बकवास है। क्यों बकवास है? बैलेट पेपर जो न्यूज़पेपर के साइज का होता था, हमने कई इलेक्शन उससे कराए हैं, उसका रिजल्ट 16 घंटे और 24 घंटे में हो जाता था, दिन में आता। और ये इतनी सी पर्ची विजिटिंग कार्ड के साइज की, इसको काउंट करने में 6 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। क्या, किसको बेवकूफ़ बना रहा हो? एक उस पर सिर्फ एक नाम है, बैलेट पेपर पर 50 नाम है, ढूंढना पड़ता था ये वोट किसका है, और ढूंढ के 10-10 मिनट लगते थे इधर से उधर डालने में। ये पर्चे ये मानक साहब के नाम का, ये दर कुरैशी का, ये इसमें ये तो बड़ा आसान है। तो 6 घंटे लगेंगे, 8 घंटे, 24 घंटे भी फालतू लगेंगे। सो व्हाट, 2.5 महीने पूरी नेशन रिजल्ट का इंतज़ार करती है पहले दिन के पोल के बाद। करना पड़ जाए तो कोई। लेकिन अगर आप क्रिकेट के फैन हैं, मैंने इसका एक ऑल्टरनेटिव भी दिया है, जहां 100% नहीं गिनना पड़ेगा और 5 भी नहीं गिनना पड़ेंगे, सिर्फ 4 गिननी पड़ेंगी। क्रिकेट में DRS होता है, आप हर टीम को 2 अपीलें अलाउड होती हैं। यह तो ये होता है कि भाई रैंडमली 10% LBW डिसीजन देखे जाएंगे, तो उसमें तो कुछ भी नहीं निकलता। जिस पे शक है उसी को तो आप चैलेंज करते ना। मैं कहता हूँ टॉप 2 कैंडिडेट्स को जिनके स्टेक्स हाई हैं, क्योंकि अगर बेईमानी हो रही है तो वो ये लोग हारेंगे, सिर्फ टॉप 2 कैंडिडेट्स को 2-2 मशीनों पे उंगली रखने की इजाज़त दे दो कि मुझे इस पे शुबा है, इसको गिनो, इसको शुबा है, इसको गिनो। हम कहा ठीक है, ऑल राइट, जिस पे आपको शुबा है बता दो, हम गिन लेंगे। तो 4 ही गिननी पड़ेंगी, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा वो फुल प्रूफ होगा फिर। तो ये इसको मतलब अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर असेंबली सेगमेंट से 5 पोलिंग बूथ के वीवीपैट्स का मिलान होगा। आप कह रहे हैं उसे 100% करने में कोई बुराई नहीं, उसका 100 में दैट इज वन बॉटम लाइन। क्योंकि क्रेडिबिलिटी, लोगों का फेथ अगर इलेक्शन प्रोसेस से निकल जाए ना, तो वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पॉलिटिकल पार्टीज को तो फिर हम मना सकते हैं, जनता के माइंड में को बदलना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए 100% भी गिनना पड़ेगा, ये मेरा अल्टीमेट डेस्परेट सोल्यूशन है। लेकिन मैं तो आपको सस्ता सोल्यूशन भी बता दिया, सिर्फ 4 मशीनों का। बताइए लॉजिकली इसमें क्या खराब है? वो अपोजिशन को मंजूर होगा नहीं, बट लेकिन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? आर्ग्यू करें हमसे। कितना सिंपल सी चीज है ये तो है नहीं कि भाई 10% डिसीजन जो है कैच के LBW के रिव्यू किए जाएंगे।
जिस पे अपील होती है वही किया जाता नहीं, है। अब तो कुरैशी साहब यहां तक डिबेट आ गई है, वो कहते हैं जो ईवीएम जो कंपनियां बनाती हैं उसमें बीजेपी के डायरेक्टर हैं। ना, ये मेरे हिसाब से ये ज़्यादा खतरनाक है। ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि देखिए, मैं ईवीएम को जो डिफेंड करता रहा ना, उसमें एक तो टेक्नोलॉजी की जो सेफ्टी फीचर्स हैं, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी के फैक्ट्री से कॉन्स्टिट्यूंसी तक किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे रैंडमाइजेशन है, तो फिलहाल उसमें नहीं जाएंगे हम। मैं भी ये कहता रहा हूँ, और हमने किताब में, मेरे अपनी किताबों में लिखा है कि उसमें कंपनी के 4 टॉप इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है ना। अब जो है किसी भी पार्टी के 4 डायरेक्टर्स वहाँ बैठे हों और वो इन चारों को बुली करें, और ऊपर से ये भी आ जाए कि अगर तुम गड़बड़ करोगे तो सीबीआई आ जाएगी और ईडी हो जाएगी, तो मुझे ये फ्रैंकली ये एलिगेशन सबसे ज़्यादा सीरियस लगता है। और इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए और इसका रिफॉर्म होना चाहिए। इसके ऊपर चाहे सुप्रीम कोर्ट बोले, पॉलिटिकल पार्टी, ये एक सीरियस इशू है, क्योंकि जिन लोगों के न्यूट्रलिटी पे हम डिपेंड कर रहे थे, उनकी न्यूट्रलिटी को न्यूट्रलाइज करने वाले ये 4 डायरेक्टर, मतलब उन कंपनीज को जो ईवीएम बनाती हैं, हाँ, उनको एकदम सैक्रोसैंक्ट रखना चाहिए। सैक्रोसैंक्ट रखना चाहिए। उसकी सैक्रोसैंक्ट होने की हम गारंटी देते थे, अब किस मुंह से गारंटी देंगे? तो कंपनियां चुनी कैसे गई थी शुरू में कुरैशी साहब? नहीं, वो तो इसलिए कि बीएल, मैं वैसे पूछ रहा हूं कैसे चुनी? नहीं, वो इसलिए चुनी गई थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हमारी प्रीमियर कंपनी है जो डिफेंस का इक्विपमेंट बनाती है। Right. तो टोटल सिक्योर, जो 100% सिक्योरिटी का माहौल। इसी तरह ECIL है, वो एटॉमिक एनर्जी मिनिस्ट्री के अंडर में। तो 2 मोस्ट डिपेंडेबल PSUs को हमने चुना था, और उसके अलावा तीसरी को हम लेने के बीच में हुआ कि भाई ज़्यादा काम है, तीसरी भी ले लो, लेकिन हमें तीसरी पे भरोसा नहीं हुआ कि ये दोनों ठीक चल रही हैं। अब इन ठीक चलने पे अगर ये क्वेश्चन आ गया, भाई जैसे जैसे कोई क्वेश्चन होता है, हमें उसका सोल्यूशन और आंसर ढूंढना चाहिए। तो ये जो पॉइंट रेज हुआ है, इसका जवाब तो हमको चाहिए, मुझे भी चाहिए। ओके, 2013 में ये सारी मशीनें बनी थी जी। तो उसका इस जनरेशन की M3 कहलाती है, हाँ, इस जनरेशन। हाँ, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर बनाया गया था उस पर अब सवाल उठा दिया जाता है। नहीं, वो कहते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर डाला, क्या पता उसके साथ क्या छेड़छाड़ हो रही है। नहीं, उस पे तो बहुत, इस पे बड़ी डिबेट हो चुकी है। जो हमारे, मैं तो सॉफ्टवेयर को नहीं जानता, मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, और मेरे बाकी कोलीग भी इसी तरह के सब्जेक्ट। लेकिन 5 IIT के जो प्रोफेसर्स हैं, डिफरेंट IITs के, वो सर्टिफाई करते हैं। उनको मालूम है किस तरह सॉफ्टवेयर डाला गया, कैसे सॉफ्टवेयर बनाया गया, क्या चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ओपन सॉफ्टवेयर कर दो, जब जनता देखे वो देखे। हाँ। वो भी हो सकता है। हमें जनरली ये फीलिंग हो कि शायद उसके बाद मैनिपुलेशन और हैकिंग ज़्यादा पॉसिबल हो जाए, सिक्योर सॉफ्टवेयर बनाना, लेकिन सर्टिफाइड बाय आवर कमिटी ऑफ एक्सपर्ट इज़ ए बेटर ऑल्टरनेटिव। तो इस वजह से हम ये प्रथा चलाते थे। लेकिन अब वो सॉफ्टवेयर बनाने वाले 4 कितने इंडिपेंडेंट रहेंगे इन द फेस ऑफ दीज 4 डायरेक्टर्स। आपने देखा चंडीगढ़ में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, चूंकि पार्टी का आदमी था, क्या उसने मर्डर किया। तो पर ईवीएम को हैक तो अभी नहीं किया जा सकता है ना मेरे हिसाब से, तो नहीं, क्योंकि देखिए वीवीपैट, रेगुलरली वीवीपैट यूज हो रही है, और लाखों वीवीपैट की पर्चियां गिनी जा चुकी हैं। कभी भी वो उसमें और मशीन में डिस्क्रिपेंसी हुई नहीं है। तो अब वो कहते हैं, फिर यहां सवाल उठा देते हैं कि ईवीएम कहां बनी थी। पहले तो ये हुआ, फिर उसके बाद चलिए वो 13 में बनी थी, और इंडिपेंडेंट कमिटी है जो उसको सॉफ्टवेयर को देखती है और वो सब करती है। फिर कहां रखी जाती है? अगेन गुड क्वेश्चन। देखिए, ईवीएम जब चलती है, हमारा सिर्फ डिस्कशन ये है कि हम फैक्ट्री को बोलते हैं कि ये 50,000 ईवीएम यूपी भेज दो, बिहार भेज दो, गुजरात भेज दो, बस इतना हमारा है। उसके बाद कंप्यूटर करता है स्टेट में कौन से ज़िले में कौन सी मशीन जाएगी, रैंडमाइज, वी हैव नो आइडिया। वहाँ पे ज़िले में रैंडमाइज, ज़िले में कौन से बूथ में जाएगी, सब रैंडम। और कौन 5 लोगों की टीम उस गांव में जाएगी, रैंडम, हमें भी नहीं पता होता। जैसे कल सुबह इलेक्शन है, आज शाम को 5:30 बजे के करीब ये कंप्यूटर फैसला करेगा कि ये तुम 5 लोग हो गए और ये तुम्हारी मशीन है, तुम्हारा गांव ये है, सब रैंडमली सेलेक्टेड। मैनिपुलेट करने का टाइम ही नहीं छोड़ा हमने इसको। और सेकेंडली, कोई ये बटन नहीं होता कि पहला बटन बीजेपी का, दूसरा कांग्रेस का, तीसरा एसपी का, चौथा, ये है ही नहीं। बटन का असाइनमेंट जो होता है वो फर्स्ट नेम ऑफ द कैंडिडेट होता है। अगर आप अजीत हैं तो आप नंबर 1 हैं, और अगर आप कुरैशी हैं तो आप नंबर 7 हो जाएंगे। तो फैक्ट्री से ही हम बटन दबा के भेजें कि ये होगा, वो पॉसिबल ही नहीं। सेकेंडली, 3 बार मॉक पोल होता है।
3 बार मॉक पोल होता है। जब हम पहली बार फर्स्ट लेवल चेक करते हैं कि ये मशीनें, अब इलेक्शन होने वाला है, तो एक एक मशीन, 20 लाख मशीनें, एक एक मशीन टेस्ट की जाएगी। यानी कि रैंडम कर लिया सैंपल, हर मशीन ने काम करना चाहिए, तो उस मशीन को टेस्ट करते हैं कि ठीक कर रही है कि नहीं। वो चेक कौन करता है? चेक करते हैं फैक्ट्री के लोग, अच्छा, जहां बनी है, जहां बनी है, ओके। और PSUs की फैक्ट्री, और PSUs की, और उसके साथ कंपलसरी होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि आप उसमें मौजूद रहिए मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट में जो 3 मॉक टेस्ट होते हैं, नॉट ओनली मॉक टेस्ट, पूरे फर्स्ट लेवल चेक के उसमें मौजूद रहिए और साइन करके दीजिए कि टेस्ट ठीक हुआ था। फैक्ट्री में, फैक्ट्री में नहीं, फील्ड में होती है ना मशीन, तो ओके। फैक्ट्री से लोग आके फील्ड में जा जाके, हम हर जगह ये कंपलसरी है कि ये लोग कैंडिडेट आके या उनके एजेंट इसको अपने आप अप्रूव करें। फिर उन्होंने क्या करने जो, जैसे आपने 50 का सपोज मॉक पोल कर दिया और वो सब ठीक निकला, कल के नहीं ये मशीनें तो चालाक हैं, ये 50 तक ईमानदारी से बात करेंगी, उसके बाद बेईमानी शुरू करेंगी। तो डू यू नो, 1 लाख और 2 लाख मशीनें, हम कहते हैं कि 1000 प्रेसेस करो, तो जिसने शिकायत की थी हम उसी से प्रेस कराते हैं, तो वो कान पकड़ लेता है शाम तक, के पूरे दिन मशीन प्रेस कर करके परेशान होता है ना। 2 लाख मशीनें 1000 बार प्रेस की जा रही हैं पूरे दिन, और उसमें एक गड़बड़ नहीं निकली, तो इससे ज्यादा प्रूफ इनोसेंस का और क्या हो सकता है भाई। राइट। और ये पोलिंग से पहले हो रहा है सारा, सब पोलिंग से पहले, चुनाव के दिन से पहले हो रहा है। देखिए, सब 3 बार मॉक पोल हुआ। एक तो फर्स्ट लेवल चेक, जब हम सारी मशीनों की फिटनेस देख रहे हैं कि ठीक है। वो कहाँ देखते हैं? फैक्ट्री में नहीं, वो देखते हैं जहाँ स्टोर की जाती है, स्टोर की अलग-अलग जगह, हर जिलों में इसके स्ट्रांग रूम होते हैं, वहाँ चेक करते हैं कि ठीक चल रही है। फैक्ट्री के लोग आके देखते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ वो देखते हैं, और उसका हम उसमें एक मॉक पोल भी करते हैं, उसको प्रिंट आउट निकाल के भी देखते हैं कि ये ठीक है, ये पर्चियाँ जो हैं ठीक गई। फिर दूसरी लेवल पे जब कैंडिडेट सेटिंग हो जाती है कि भाई जब सारा प्रोसेस हो गया और 15 कैंडिडेट रह गए, 20 रह गए, तो उस वक्त उस मशीनों को हम फिर सेट करते हैं कि बाकी को हम लॉक कर देंगे, सिर्फ 15 या 20 जितने कैंडिडेट हैं वो मशीनें, वो बटन ऑन रहेंगे। उस वक्त हम फिर एक मॉक पोल करते हैं, और हर मॉक पोल के बाद कैंडिडेट की मौजूदगी में उनसे दस्तखत कराते हैं। तीसरा मॉक पोल पोलिंग डे पे सुबह 7 बजे होता है, आप जाते हैं 8 बजे, 7 से 7:30 तक 50 वोटों का मॉक पोल हो चुका होता है, वो भी मौजूदगी में होता है, लाजमी मौजूदगी, और दोनों कैंडिडेट्स और जितने भी हैं, और उन सबके दस्तखत हमारे पास होते हैं। 7:30 बजे मशीन ठीक चल रही है, 9:30 बजे मशीन कैसे खराब हो जाएगी? ठीक है, जबकि हम 2 लाख मशीनों को 1000 प्रेस करके देख चुके हैं, ताकि ये जवाब भी नहीं कहे 50 के बाद बेईमानी करेगी। हर किस्म की जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमने उसको रोल आउट करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। ओके। अब बस अब यही है कि वीवीपैट में सुधार का जो मैंने कहा कि एक तो ये कर दें कि उसमें बटन लगा दें, टेक्निकलिटी कि ये वो लाल और हरा बटन लगा दें। दूसरा, सिर्फ 4 मशीनें काउंट करें, और अगर करना पड़ जाए 100% तो करें, सो व्हाट। ओके। और जब वोटिंग खत्म हो जाती है उसके बाद मशीनें, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इस पे भी सवाल उठता है। जब पोलिंग खत्म हो जाती है तो एट द एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक बटन है उसमें क्लोज, तो यानी पोल अब क्लोज हो गया। अब क्लोज होने के बाद उसके अंदर एक वोट नहीं डल सकता, डल नहीं सकता, मशीन अब बंद हो गई, सील हो गई, उसमें आप वोट ही नहीं। और ये क्लोज वाले ऑप्शन का भी मॉक टेस्ट हो चुका होता है, ये सब हो चुका होता है। 3 मॉक टेस्ट हैं, उसमें क्लोज को भी चेक किया, क्लोज भी चेक किया जाता है, और सबके सामने किया जाता है। तो अब जब उसने क्लोज बटन कर दिया तो अब ये बंद हो गया। यही नहीं कि सिर्फ मशीन में क्लोज बटन, इसके बाद उस मशीन को एक पेपर सील से सील किया जाता है, और ये मशीन जिसका एक यूनिक नंबर होता है, जैसे आपके नोट, करेंसी नोट पे होता है, और ये स्लिप भी है, ये नासिक में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस में ही छपती है, जो यूनिक होती है कि एक मशीन का एक नंबर पूरे दुनिया में दूसरा नहीं मिलेगा, वो एक ही होता है। तो वो एक स्लिप जो होती है इसकी सील, पेपर सील, ये इसके गिर्द इसके बांधे जाती है, और उसके ऊपर कैंडिडेट के एजेंट से सिग्नेचर्स लिए जाते हैं। ओके। ठीक है, अब क्या होता है कि ये सारे, भाई इस मशीन का क्या नंबर था सबको मालूम है, उन्होंने साइन किया है सबको मालूम है। अब जब 1 महीने बाद ये मशीन खोली जाएगी तो सबसे पहले हम आपको मशीन दिखाएंगे, भाई ये देखो ये वही मशीन है जिसका ये फला गाँव की, और आपके ये सिग्नेचर मौजूद है, और सील इंटैक्ट है, और मशीन का नंबर ये है। हाँ जी, ठीक है। तो सील करने के बाद फिर वो स्ट्रांग रूम में जाती है, स्ट्रांग रूम में जाती है, जहां से आई थी। अच्छा, स्ट्रांग रूम में 3 टियर सिक्योरिटी होती है। इनर मोस्ट पैरामिलिट्री फोर्स, ओके, उसका आउटर रिंग स्टेट आर्म पुलिस, तीसरा नॉर्मल लोकल डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ये रहते हैं।
स्ट्रांग रूम के अंदर और स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे। अच्छा, पोलिंग होके जो ये मशीनें जाती हैं तो हम नॉट ओनली अलाउ करते हैं बल्कि इनकरेज करते हैं कैंडिडेट को कि तुम एक तो इस जो मशीन लेके जा रहा है उस गाड़ी के पीछे पीछे जाओ, क्योंकि हमें भी ट्रस्ट नहीं है पूरा। आप के पीछे पीछे जाओ और जहाँ पे ये सील स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी उसके बाहर आप कैंप करो। आपको हम सोने की फैसिलिटी, खाना पीने की फैसिलिटी वहाँ पे देते हैं कि वो 24 घंटे 2-2 महीने लोग वहाँ रहते हैं, सोते हैं। देखिए, आप भी वॉच रखो, हमारी मशीनें हमारे कैमरा तो वॉच कर ही रहे हैं। स्ट्रांग रूम पे भी रहता है सीसीटीवी 100%, अंदर भी और बाहर भी, बाहर भी प्लस 3 सिक्योरिटी प्लस पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स बाहर बैठे हुए होते हैं। तो क्योंकि हमारी होती है कि देखिए बर्फी लॉ कि अगर कोई बेईमानी या गलती हो सकती है तो जरूर होगी। हमारी कोशिश होती है कि वो होने न उसको अवॉइड ही कर दिया, होने न दे। उसका हमारे पास प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तक होता है हमारा। ठीक है। और फिर काउंटिंग डे वाले दिन, काउंटिंग डे वाले हम आपके ये सामने ही उनके सबसे पहले हम आपको मशीन दिखाते हैं कि देखो भाई ये वही मशीन है। फिर हम उसका सील तोड़ते हैं, फिर मशीन को ऑन करते हैं कि ना ये अब सबसे पहले मशीन एक मॉनिटर पे बताती है कि मेरा नंबर ये है, ये काउंटिंग सेंटर पे, काउंटिंग सेंटर पे। तो वो लोग देखते हैं, वो कहते हैं क्योंकि ये सब मैच करना चाहिए जो उनके पास पहले से लिखा हुआ था कि वाकई ये वही मशीन है। मशीन रिप्लेस करने का आप बता रहे थे ना कि रिप्लेस हो जाती, वो मशीन आपको खुद बोल रही है कि मैं वो मशीन हूँ, मेरा नंबर ये है। ठीक है। फिर वो सिर्फ वो नंबर जानती है, वो ना किसी का नाम नहीं जानती। में टोटल वोट पोल मेरी मशीन में 670 है, वो ये दिखा देती है। कैंडिडेट 1 50 वोट, कैंडिडेट 2 70 वोट, कैंडिडेट 3 वो इस तरह गिनती जाती है, सबके सामने सब दिखा होता है। और उसका एक राउंड होने के बाद 14 मशीनों का इलेक्शन साथ के साथ हम उस राउंड का डिक्लेयर कर देते हैं। राइट। वो इसलिए करते हैं और सबके दस्तखत लेते हैं और मीडिया को फौरन देते हैं। रिजल्ट जो है आपको और हमको एक साथ मिलते हैं। हम बल्कि हम आपकी चैनल से ही हमको रिजल्ट पता लगता है। हमारा कोई इंडिपेंडेंट वो नहीं है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे बड़ा स्लो आता है। वो इसलिए आता है कि हम तो हर किस्म की ऑथेंटिकेशन करके दस्तखत करके ये देख के इसलिए करते हैं ना, क्योंकि आप तो कुछ रिजल्ट देके थोड़ी देर में बदल भी लें तो कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो नहीं बदल सकते, इसलिए हमारा स्लो होता है क्योंकि सबसे ऑथेंटिक होता है। हर प्रोसेस से को फॉलो करके। लेकिन साथ साथ हम रिजल्ट इसलिए अनाउंस करते हैं क्योंकि 20 राउंड का अगर काउंटिंग हुई और बाद में सिर्फ 200 वोट से 300 वोट से कोई हार रहा है तो बहुत उधम मचाएगा कि जी गड़बड़ हुई थी। अरे भाई 19 राउंड तक आपने साइन किया है कि पोल ठीक चला है, तो 20वें राउंड में आपका रिजल्ट कैसे बदल गया? मशीनें सबकी मौजूदगी में ही खोली जाती हैं, टोटली कैंडिडेट्स की मौजूदगी में 100% उनके। और वहां भी सीसीटीवी रहते हैं, टोटल काउंटिंग सेंटर में टोटल सीसीटीवी रहते हैं, वीडियोग्राफी पूरी होती है, सारी एविडेंस ये होती है। हमारे कोई 1 लाख के करीब वीडियो कैमराज ऑपरेट करते हैं इलेक्शन के दौरान। बताइए 1 लाख? यस, आप देखिए आपकी एक वीडियो टीम को कितना कॉस्ट करती है। हमारे 1 लाख के करीब वीडियो कैमराज पूरे इलेक्शन प्रोसेस को कवर करते हैं। यानी कि मशीनें बनने से लेकर और काउंटिंग का रिजल्ट डिक्लेयर होने तक ये है पूरा प्रोसेस। ये है पूरा प्रोसेस, राइट। और कहीं ऐसा कोई लूप होल अब बचा नहीं है जिसको लेकर ऑपोजिशन पार्टीज कम से कम ये नहीं कह सकती हैं अब कि ये ईवीएम मैनिपुलेट होती है, हैक होती है। मैं लेकिन ओपोजिशन पार्टीज को मैं एक सजेशन जरूर देना चाहूँगा कि देखिए ईवीएम की बात करना बंद कीजिए। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जिस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए इलेक्टोरल रोल, क्योंकि इलेक्शन हारा और जीता जा सकता है इलेक्शन से भी पहले। अगर इलेक्टोरल रोल मैनिपुलेट हो जाए, उसमें कुछ गलतियाँ हों, इलेक्शन कमीशन बार बार कहती है चेक योर रोल, चेक योर रोल, चेक योर रोल। आपने चेक किया है? नहीं किया तो आपने गलती। इलेक्शन कमीशन तो खर्चा करती है। एक दफ़ा ये हुआ कि महाराष्ट्र में, बॉम्बे में बहुत से लाखों वोट मिस हो गए। मेरी किताब की लॉन्च होनी थी तो जो हमारी होस्टेस थी उन्होंने कह दिया कि भाई जिन लोगों के वोट मिस हो गए थे आ जाओ, कुरैशी आ रहा है, उससे सवाल जवाब कर लेना। मैंने भी अपनी तैयारी की कि भाई हमने तो ये पता लगा कि 6 महीने में 4 लैंग्वेजेस में, मराठी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी में 10 बार इलेक्शन कमीशन ने एडवर्टीजमेंट छापे थे चेक योर रोल। तो मैंने सबसे पहले ऐसे लोगों से पूछा, 400 में से 300 वो थे जिनका नाम कटा हुआ था। मैंने कहा आप लोगों ने इलेक्टोरल रोल चेक किए थे कि नहीं किए थे? सब ने गर्दन झुका ली क्योंकि किसी ने नहीं किए थे। मैंने कहा तो देन यू डिजर्व इट। तो जब इलेक्शन कमीशन खुद ही कह रही है कि चेक करो इलेक्टोरल रोल, कि उसमें कोई बेईमान, एक उदासीनता रहती है नहीं कि देखिए उसमें कुछ क्लैरिकल एरर हो सकती है, कुछ कंप्यूटर एरर हो सकती है, कुछ बदमाशी हो सकती है। वॉट एवर वे द रीज़न, अगर आपका नाम किसी भी वजह से कटा हुआ है
तो दुनिया की कोई ताकत आपको ये राइट नहीं दे पाएगी कि आप वोट दे लीजिए कि मैं तो आपको जानता हूं, आप वोटर थे। तो ऑनलाइन ही चेक हो सकता है ये? बिल्कुल हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है। जो स्टेट के सीईओ का ऑफिस वो है वेबसाइट, उसके ऊपर ऑनलाइन है। ऑनलाइन ज़रूर करते रहना चाहिए, और इलेक्शन से हफ्ता 10 दिन पहले तो खास तौर से ज़रूर करना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन की रेगुलर अपील। और नए वोटर कैसे ऐड किए जाते हैं कुरैशी साहब? वो भी ऑनलाइन ही ऐड हो सकते हैं। फॉर्म 6 उन्होंने एक भरना होता है, तो उसको फिर 7 दिन के अंदर अंदर तहसीलदार जो भी हैं वेरीफाई करते हैं। तो क्या वो ईसी की पहल होती है, या आपको खुद आगे आकर ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आप वोट देने के लायक हो गए? दोनों होती है, ईसी की पहल भी होती है और आपको भी रियलाइज करना चाहिए। ईसी तो डोर टू डोर, हर साल डोर टू डोर कैंपेन करता है। अभी कोई डिस्कशन होता कि जी सेंसस नहीं हुआ, उसकी वजह से इलेक्टोरल रोल मैनिपुलेट हो जाएंगे। मैंने कहा ये गलत है, कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो डोर टू डोर हर एक का डेटा खुद ही कलेक्ट करते हैं। सेंसस कुछ भी कहता हो उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन हम तो डोर टू डोर जाके हर साल जाके आप और आपके परिवार, उसमें कितने लोग हैं, क्या उनकी उम्र है, वो सारा लिखे रोज तो हम मनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोसेस हमारा उस पर वॉच रखने की जरूरत है कि हो सकता है कि हमारा कोई BLO बूथ लेवल ऑफिसर बेईमान हो जाए। हम पार्टी से कहते हैं कि जी बूथ लेवल ऑफिसर है हमारा, लेकिन बेईमान हो सकता है, हम जानते हैं। हाँ। आप उसके ऊपर अपना बूथ लेवल एजेंट लगा दीजिए। नहीं लगाती, पार्टियां नहीं लगाती। हम कहते हैं अरे बेईमानी कैसे कर सकता है वो? अरे भाई किसी से मिल जाए, आपका नाम काट दे, मेरा डाल दे, मेरे 10 वोट बढ़ा दे, आपके 15 वोट घटा दे, तो जिसका नाम उसमें होगा वो जाकर वोट दे सकता है। वोट दे सकता है, और जिसका कट गया तो उसको तो कोई ताकत उसको वोट नहीं दे सकती। तो इसलिए होता क्या है कि अगर आपके जेब में आपका वोटर ID कार्ड पड़ा हुआ है, हाँ। तो आपको इत्मीनान है कि मेरा तो वोटर कार्ड है, मैं तो जाके दे सकता हूँ। वो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर आपका नाम पिछले हफ्ते कट गया और उस दिन कटा हुआ मिला, तो आपका ये कार्ड किसी काम का नहीं है। तो नाम काटने का राइट किसको है? ये राइट जो है इलेक्शन कमीशन, लेकिन नाम काटने से पहले उसने आपको इन्फॉर्म नोटिस देना होता है कि आपका नाम काटा जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ से बम्बई चले गए हैं, ओके, कलकत्ता चले गए हैं, इसलिए आपका नाम यहाँ से काटा जा रहा है। तो नोटिस जब तक इंडिविजुअली अगर आप नहीं है तो आपके दरवाजे पे चस्पा किया जाएगा, तभी काटा जा सकता है। वैसे नहीं, वहां बेईमानी हो सकती है, वहाँ कि कोई वैसे ही काट दे। बेईमानी इस तरह होती है कि पड़ोसी बदमाशी में कि जी ये तो चला गया, ये तो यहाँ रहता ही नहीं, हाँ। वो तो चलेगा, जबकि वो बेचारा वहीं रहता है। तो इस किस्म की होती है, लेकिन उसको सेफगार्ड करना ये हमारा काम है, रोज का काम है। ये इस तरह की जो ये बेईमानियां हैं बहुत ज्यादा पहले होती थी क्या? नहीं, ये देखिए बेईमानी छोटी मोटी होती है। देखिए आपको जान के हैरानी होगी कि इलेक्शन कमीशन का स्टाफ कितना है। परमानेंट स्टाफ तो 400 है, हाँ। और स्टेट का मिला के 400 और लगा लिए 800, लेकिन 12 मिलियन 1 करोड़ 20 लाख हमारा स्टाफ है, सब गवर्नमेंट सर्वेंट, और 0 एरर हमें उनसे चाहिए। उसमें कुछ नालायक भी निकल सकते हैं, कुछ बेईमान भी हो सकते हैं, उनके ऊपर वॉच रखना हमारा काम है। और हम पॉलिटिकल पार्टी से कहते हैं आप भी वॉच रखो। तो ये हमारे बिल्ट इन जो चेक्स एंड बैलेंसेस, आपने लफ्ज़ यूज़ किया, ये हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस बिल्ट इन है। कोई समझने की कोशिश तो करे। इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन उसको अपडेट भी किया है, अपडेट किया। वो लोगों को चाहिए पढ़ें, सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए हुए। अगर और भी कोई सवाल होगा फिर उनको लिख दीजिए, वो उसका जवाब भी डाल देंगे। जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब तो हम देखते थे, हमें याद है कुरैशी साहब, पूरे के पूरे बूथ लूट लिए जाते थे, वो ठप्पे मारे जा रहे हैं, है ना? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आप जो ये कह रहे हैं कि जी बैलेट पेपर पर वापस जाओ, तो वही चीज फिर वापस आ जाएगी। और आपने चंडीगढ़ के इलेक्शन में देख लिया 44 बैलेट पेपर में अगर बदमाशी हो सकती है, तो 4 लाख और 40 लाख बैलेट पेपर में क्या कुछ हो सकता है। सेकेंडली, आज के ज़माने के लोग क्या साधु हो गए कि उस ज़माने के लोग गुंडे थे, बूथ कैप्चर करते थे, आज नहीं करेंगे, आज उससे 100 गुना गुंडे हो गए, आज वही बूथ कैप्चरिंग फिर करेंगे, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के करेंगे। तो ये क्या इलॉजिकल बात की जाती है कि जो बैलेट पेपर डेज पे वापस जाओ, क्या मतलब है? सही बात है। काउंटिंग के बाद कुरैशी साहब बस एक लास्ट स्टेप रह गया उसका, काउंटिंग के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करते टाइम भी कुछ प्रोसीजर होता है ना जो एकदम फुल प्रूफ होता है? नहीं, वो इसी तरह के कई बार लोग डिक्लेरेशन पर सवाल उठा देते हैं। नहीं, इसीलिए हम वहाँ पे डिक्लेरेशन में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा एक ऑब्जर्वर वहाँ पे बैठा हुआ होता है। हाँ। वो जब तक ऑब्जर्वर ये सर्टिफाई न कर दे कि सब कुछ है, क्योंकि कंप्लेंट तो कोई नहीं आ गई, किसी ने इतराज़ किया और सब कुछ वो करके, जब तक तो आरओ के वो इख्तियार नहीं है कि, वरना पहले क्या करते थे, कभी कभी आरओ बेईमानी में, बदमाशी में, किसी भी वजह से रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। रिजल्ट डिक्लेयर करते ही इलेक्शन कमीशन का रोल 0, इलेक्शन पिटीशन में हाई कोर्ट का रोल शुरू हो जाता है।
तो वो भी सोचता था कि ठीक है 5 साल तक केस लड़ते रहेंगे, उसने जो कुछ मुआवजा लिया है बेईमानी करने का वो उसका मिल गया। तो उन्होंने कहा ऐसे आप रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सकते जब तक ऑब्जर्वर ने कह दे कि हाँ जी ठीक है रिजल्ट अनाउंस करो, तभी रिजल्ट अनाउंस होता है। और ये सब हम तजर्बे से सीख के हमने ये सुधार किए हैं। राइट। वोटर आई कार्ड जब से आया है, मैंडेटरी हुआ है, कुछ एक जो और डॉक्यूमेंट्स हैं, 13 डॉक्यूमेंट्स और हैं ऑल्टरनेटिव कि ये नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा, क्योंकि हम नहीं चाहते वोटर ऐसा होगा आपका मेरा कहीं मिसप्लेस हो गया, उस वजह से मेरा वोटिंग राइट छिन जाए, तो ये तो गलत है ना। इसलिए वी डोंट वांट कि किसी का राइट छिने, तो इसलिए 13 ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, जो जिस पे गवर्नमेंट के इशूड और जो विद फोटो हो, वो सारे अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स अलाउड होते हैं कि अगर वो नहीं है तो ये लेके जाइए। और इन केस अब तो इलेक्टोरल रोल के ऊपर आपका फोटो मौजूद है, इम्पर्सोनेशन नहीं हो सकती। आप कुछ कुरैशी बन के आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि कुरैशी का फेस दूसरा है, आपका फेस भी वहाँ लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है। मतलब कोई और वोट नहीं डाल सकता, कोई और वोट नहीं डाल सकता। ओके। बड़ी शिकायतें आती थी शुरू में वो वोटर आई कार्ड की, उसमें नाम किसी का है, फोटो किसी और का छप गया। नहीं ये उसकी प्रिंटिंग में तो कई शिकायतें नहीं, ये अभी भी है, अभी भी आती हैं, अभी भी आ सकती हैं, बट आइदर दे आर ह्यूमन एरर्स, केयरलेसनेस और समथिंग, और वो उतने लार्ज स्केल पे नहीं, वो इतने लार्ज स्केल पे नहीं, और वो ऑनगोइंग एक्टिविटी है, और उसका सुधार करते रहना इलेक्शन कमीशन की कोशिश होती है। ओके। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर आपकी कोई राय है क्या? बिल्कुल राय है, मैंने इस पर बहुत आर्टिकल लिखे कि मेरे राय से हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ओपिनियन एग्जिट पोल दोनों बैन होने चाहिए। अगर ईमानदारी से हो रहे हैं तो ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम भी रिसर्च कराते हैं। हम जब हमने वोटर एजुकेशन डिवीज़न शुरू की थी, हर स्टेट में हम एक वो स्टडी कराते हैं कॉल्ड KABP, नॉलेज एटीट्यूड बिहेवियर एंड प्रैक्टिस, कि लोगों की यूथ की नॉलेज है कि नहीं, किस साल में वो वोटर बन सकते हैं, कहाँ उन्होंने जाके वोटर रजिस्टर कराना है, जैसे 1-2 सवाल आपने किए, क्या प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें। तो हमने पहले सर्वे किए ये जानने के लिए कि हमें क्या सुधार करने चाहिए। तो एक सर्वे तो होता है जो हम अपने सुधार के लिए कर रहे हैं, एक सर्वे होता है कि दूसरों को उल्लू बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ये नॉलेज, ये ओपिनियन एंड एग्जिट पोल, ये उल्लू बनाने के लिए। लगता है आपको ओपिनियन और एग्जिट पोल अगर ईमानदारी से किए गए, खासतौर से ओपिनियन पोल, क्योंकि वो चुनाव की वोटिंग से पहले होते हैं, पूरी दुनिया में जहाँ होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज में होते हैं, वो बड़े ठीक निकलते हैं। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल आजकल तो हमारे यहाँ भी अब काफी ठीक आने नहीं, काफी ठीक कहाँ आते हैं कि अगर 10 रोल अगर साइंटिफिक हैं, 2 and 2 शुड मेक 4, आपके कैलकुलेटर में, मेरे कैलकुलेटर में, इनके सब में 2 and 2 4 ही आना चाहिए ना। एक में 10 आ रहा है, एक में 3 आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो एक ही तो ठीक होता है, बाकी 10 तो खराब होते हैं। तो इसलिए उसके वोटर को क्या ओपिनियन पोल का रिजल्ट प्रभावित करता है कुरैशी साहब? लगता है जरूर करता है, जरूर करता है। और हालांकि उस पर लोग कहते हैं कि सिग्निफिकेंटली नहीं करता। मैंने कहा सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है? थोड़ा बहुत भी करता है तो बैन होना चाहिए। थोड़ा बहुत भी करता है। अगर एक आदमी भी ओपिनियन पोल की वजह से इधर से उधर चला गया कि जी फला वाल जीत रहा है, चलो इधर ये कर दें, तो वो जो उसकी प्योरिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस अफेक्ट होती है। तो इसलिए ओपिनियन पोल में भाई ओपिनियन पोल ना भी हो अगर कुरैशी साहब, तब भी आस पड़ोस से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, टीवी पर देखकर एक माहौल, आदमी बहुत सारा फ्लोटिंग वोटर होता है उससे प्रभावित तो होता ही है। तो ओपिनियन पोल में फिर क्या दिक्कत है? नहीं, ओपिनियन पोल अगर ये अगर ईमानदारी से हो तो, अगर बस सीधे ईमानदारी से तो जरूर हो, ठीक है। अच्छा, एग्जिट पोल में एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक लीगल खराबी है जो इलेक्शन कमीशन भी उसकी गिल्टी है। एक्ट में लिखा हुआ है कि आप एग्जिट पोल कंडक्ट भी नहीं कर सकते, डिसेमिनेट भी नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन क्या करता चला आ रहा है कि जी आफ्टर ऑल द पोल रिजल्ट के आखिरी दिन जो पोल के आप उसको 6:30 बजे डिसेमिनेट कर सकते, जब आप कंडक्ट ही नहीं कर सकते थे। कंडक्ट कैसे होता है कि जब आप कोई वोटर दे के निकला, उससे पूछा कि तुमने वोट दिया, किसको दिया, ने पूछा, तो जब आप कंडक्ट ही नहीं कर सकते, वो इलीगल डिक्लेयर हो गया, तो डिसेमिनेट मतलब आप कह रहे हैं मल्टीफेज इलेक्शन जो होता है, मल्टीफेज इलेक्शन में उसमें अगर मान लीजिए पहले दूसरे तीसरे राउंड की वोटिंग हो गई, या सिंगल फेज भी हो, अगर उसका कंडक्ट ऑफ एग्जिट पोल ही अगर बैंड है, तो डिसेमिनेट क्या कर रहे हैं आप? एक इलीगैलिटी को आप डिसेमिनेट। तो आपके टाइम भी होता था? नहीं, मेरे 2011 में ये एक्ट आया है, मेरे वक्त में वो नहीं होता था। लेकिन बाद में मैंने अपने सक्सेसर को बताया कि यार ये तो तुम इजाज़त जो देते हो कि जो आखिरी दिन 5:30 बजे कर सकते हो, ये तो गलत है। जो एक्ट की लैंग्वेज तो पढ़ो, एक्ट में तो इसको कंडक्ट करने ही बैंड है। जब कंडक्ट ही नहीं हो सकता तो डिसेमिनेट कहाँ से होगा? तो कैसे फिर हो कैसे रहा है? बस चला आ रहा है वो, किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया। कभी कोर्ट कहेगी कि ना, मैं तो समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को खुद ही इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि एक्ट की उल्लंघना हो रही है।
तो इलेक्शन कमीशन उस लिहाज से गिल्टी हो जाता है कि उल्लंघना क्यों होने दे रहा है, रोके उसको, वरना किसी दिन कोर्ट कह देगी तो वो फिर हमको बुरा लगता है अगर कोर्ट कहती है तो। हाँ एग्जैक्टली। एक और सवाल है जिसकी बहुत चर्चा होती है कुरैशी साहब, और वो है दल बदल कानून। हाल में 2 पार्टियां टूटी, वो आपने देखा होगा, वो तो खैर एक अलग मसला है। लेकिन अब से पहले एंटी डिफेक्शन लॉ में उसको बहुत स्ट्रिक्ट किया गया था, स्ट्रिंजेंट किया गया था कि 2/3 होना चाहिए, फिर दूसरी पार्टी में मर्ज होना पड़ेगा। अब लोगों ने नया तरीका निकाल लिया है, वो रिजाइन करवाते हैं, सरकार बनाते हैं और उन्हीं लोगों को दोबारा चुनाव लड़ाकर जितवाते हैं और फिर अपनी पार्टी में आराम से सरकार बना लेते हैं। बिल्कुल। कोई तरीका है इसका एंटी डिफेक्शन लॉ को कम से कम लूपहोल इसके बंद किए जाए? मैंने सजेस्ट किया 1-2 आर्टिकल्स में इसको कि जो है कि रिजाइन करा दिया, फिर इलेक्शन में उसी टिकट दे दिया, 10 में से 8 तो जीत के आ ही जाते हैं। हाँ। तो 6 साल का बैन हो जाए कि 6 साल तक ना वो एमएलए MP का इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना मिनिस्टर बन सकते हैं। Okay. 6 साल। हालांकि ये भी फुल प्रूफ नहीं है। मैं आपको 100 करोड़ दे दूं कि आप रिजाइन कर दो और घर बैठो, अगले 100 साल तक आप बाहर ना निकलना। भाई पैसे एवरीथिंग इज अ प्राइस टैग। वो कहेगा जी दे दो जी, मैं कभी भी मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मैं कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो आपने सरकार तो गिरा ली, तो यही पर्पस था। तो इसलिए कितना भी कर लो, ये पॉलिटिकल माइंड बड़ा खुराफाती होता है, कुछ ना कुछ तरीके से। और वैसे भी किसी का इस्तीफा देने का राइट आप कैसे छीन सकते हैं? कैसे छीन सकते हैं? कैसे छीन सकते हैं? बिल्कुल। वो तो इसका कोई तरीका नहीं है। पैसे दे के इस्तीफा करा लो, माइनॉरिटी में हो गया और सरकार गिर गई, तो दूसरा इलेक्शन जो भी कुछ दिखेगा। तो इसलिए अभी तो मिनिमम तो यह है कि भाई उसको 6 साल का बाहर कर देंगे। 6 साल तक वो मिनिस्टर नहीं बन सकता, 6 साल वो एमएलए भी नहीं बन सकता, कर भी दीजिए। लेकिन पैसा अगर ज्यादा दे दीजिए, वो कहेगा मुझे 60 साल के लिए बैन कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी 6 जनरेशन खा लेंगी इस पैसे को। सही बात। तो एंटी डिफेक्शन लॉ आपके हिसाब से अभी जैसा है वो ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। कुछ और किया जा सकता है? नहीं, मिनिमम ये 6 साल का बैन तो मिनिमम लगाना ही चाहिए। ठीक है, ओके। एक चीज और, शिवसेना और एनसीपी पार्टियां टूटी तो एक नया मसला खड़ा हो गया। पॉलिटिकल पार्टी किसकी है? क्या अध्यक्ष की है या फिर लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर की है जिसके पास बहुमत है? इलेक्शन कमीशन ने दोनों केसेस में लेजिस्लेचर पार्टी को ज्यादा पावर दी है कि इनके पास नंबर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो भी पेंडिंग भी है। ये ठीक है इलेक्शन कमीशन के दोनों डिसीजन, एनसीपी अजीत पवार को देना और शिवसेना शिंदे गुट को देना? मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन के ये दोनों डिसीजन बिल्कुल ठीक है और उसका रीजन है, उन्होंने दिया है, स्पीकिंग ऑर्डर दिया है। देखिए एमएलए, एमपी, एमएलसी कितने हैं वो तो बड़ा क्लियर है कि जी वो किसके कितने हैं वो है। दूसरी चीज जो देखनी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोजीशन है, कौन किस तरफ है। ठीक है। दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट, इसने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दोनों केसेस में इलेक्शन तो कोई हुआ ही नहीं था, इनर पार्टी इलेक्शन। प्रेसिडेंट ने आपको सेक्रेटरी, आपको ट्रेजरर, आपको ये लगा दिया, सब नॉमिनेटेड हैं। अब नॉमिनेटेड में देखा जाए कौन किस तरफ है, भाई वो तो नॉमिनेटेड हैं, इलेक्टेड तो है ही नहीं। जब आप इनर पार्टी इलेक्शन ही नहीं हो रहा तो इसलिए उसको उन्होंने कंसिडरेशन में ही नहीं लिया, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं लिया, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं लिया, जो मैं समझता हूँ ठीक किया। ठीक है, क्योंकि जब आपने फॉलो ही नहीं किया उसको, फॉलो नहीं किया। लेकिन उसके व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इनर पार्टी इलेक्शन में हम लोग, मैं भी गिल्टी हूँ उसका कि हमने सख्ती से इसको इन्फोर्स नहीं किया। इनर पार्टी इलेक्शन को सख्ती से इन्फोर्स इलेक्शन कमीशन कर सकती है और उसको करना चाहिए, वो डेमोक्रेसी के लिए बड़ा जरूरी है, वरना इसी किस्म की प्रॉब्लम होती रहेंगी। और ये रेवड़ियों पर कुछ है आपका मानना? जी रेवड़ी पे भी मेरा कहना है कि देखिए इस पर बड़ी डबल स्टैंडर्ड है। मैं अगर दे रहा हूं तो मेरी वेलफेयर स्कीम है, आप दे रहे हैं तो रेवड़ी है ना। तो ये सब दे रहे हैं आजकल, नहीं सब दे रहे हैं ना, लेकिन आपके दिए हुए को रेवड़ी, मेरे दिए हुए को वेलफेयर स्कीम। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें यह है। और कोर्ट ने नोटिस दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ वो दिया है, लेकिन पिटिशनर का कहना है भाई अब इस तरह से चुनाव जीतने के लिए आप रिश्वत देते रहेंगे, ये नहीं देखेंगे पैसा स्टेट के पास है या नहीं है, तो ऐसे तो कंगाल हो जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे। नहीं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया था कि भाई पार्टीज को बुला के एक तो डिस्कस करके कोई गाइडलाइंस बनाओ, गाइडलाइंस बनाई। और लेकिन ये कि भाई कोशिश करेंगे, कोई उसको वो फुल प्रूफ और इफेक्टिव नहीं हो पाई हैं अभी, वो कंटिन्यू। पर होना चाहिए, आपको लगता है मैनिफेस्टो जब कोई डिक्लेयर करे पार्टी तो साथ में ये भी बताए कि वो कहां से लाएगी पैसा, कहां से लाएगा, ये बताना लॉजिकल है। क्योंकि वाकई फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन की वजह से आगे क्या होगा कि कितने लाखों करोड़ के लोन के तले आपने लोन लिया और अगली सरकार भुगतेगी उसको। हाँ सही बात है। और वन नेशन वन इलेक्शन, मैंने आपका उस पर आर्टिकल भी पढ़ा है
जी वन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं वो कहते हैं पैसा बचेगा और नहीं, देखिए उसके पे मैंने हमेशा एक बैलेंस व्यू हमेशा रखा है कि देखिए कुछ उसमें फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। फ़ायदे तो ये है कि देखिए वोटर तीनों लेवल पे वोट देने वाला वही है, आप हैं, और जो वोट इलेक्शन करा रहा है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस पोलिंग स्टेशन में जाके करेंगे वो भी वही है तीनों के लिए, सिक्योरिटी अपरेटस वो भी वही है। तो अगर आप जाके एक मशीन के बजाय तीनों पे कर दें तो वो बड़ा कन्वीनियंट चीज़ है। इलेक्शन कमीशन के लिए भी बड़ा कन्वीनियंट चीज़ है। और मैं एक बार वोट इलेक्शन करा दूँ, 5 साल गोल्फ खेलूंगा और 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन के लिए बुला लूँगा, लेकिन मेरी कन्वीनियंस थोड़ी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। इसलिए दूसरी चीज़ इसमें है कि एक भर्तृहरि मेहताब जो एमपी हैं बीजेडी के, उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जनता से पूछो जनता क्या चाहती है। जनता, गरीब जनता, उसके पास एक ही पावर है वोट की। वो तो बार बार इलेक्शन से खुश होते हैं, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि साहब आपने वोट दे दिया, 5 साल तक एमपी साहब एमएलए साहब शक्ल नहीं दिखाते। कितनी बार आपने देखा पोस्टर लगते हैं गुमशुदा की तलाश देखिए गायब हो गए। तो वो कम से कम बार बार इलेक्शन की वजह से बार बार आपके पास आएगा तो सही। तो जनता तो ये चाहती है, तो जनता के राय शुड प्रिवेल। इसलिए और थर्डली फेडरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि भाई देखिए 13 दिन में वाजपेयी सरकार गिरी थी एक दफ़ा। अगर हमने चलिए साइमल्टेनियस इलेक्शन क्रिएट कर दिए तो, और लोकसभा में सरकार गिर गई, तो 28 सरकारें जो बड़े अच्छी मेजॉरिटी से आई हैं उनको क्यों डिस्टर्ब करें कि जी साइमल्टेनियस कराना है। और सेकेंडली पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी, वो इसका सोल्यूशन नहीं दे पाई। नीति आयोग ने कमेटी बिठाई, वो नहीं दे पाई। अब मैं तो बड़ी क्यूरियोसिटी से वेट कर रहा हूँ कि ये जो हाई पावर्ड कमेटी है वो कौन सी जादू की छड़ी लाएगी कि जो कर पाएंगे कि 10 साल तो मैं इस पर आर्टिकल लिख रहा हूँ, बोलते चला रहा हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने भी शुरू में कहा था कि इसके ऊपर नेशनल डिबेट होनी चाहिए। तो डिबेट चलती रही, डिबेट ने तो कुछ दिया ही नहीं रिजल्ट, क्योंकि इतना आसान नहीं है। और चला आ रहा है इलेक्शन बार बार जनता को। और उसमें ये कि जी एतराज़ क्या कि जी खर्चा बहुत होता है, काम ठप जाता है। ये दोनों ऑब्जेक्शन मेरे ख्याल से गलत है। एक एस्टिमेट था कि पिछले इलेक्शन में 60,000 करोड़ खर्च हुआ। मैं समझता हूँ ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। 60,000 करोड़ नेता का गरीब आदमी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कोई स्कूटर वाला होगा, कोई पेंटर होगा, कोई कारपेंटर होगा, उनको मन में गया बार बार इलेक्शन में, उसको बार बार जॉब मिल रही है, अच्छी चीज़ है। और दूसरे, और अगर आप वाकई सिंसियर हैं खर्चे की वजह से, तो एक रिफॉर्म बताता हूँ, 30 सेकेंड का रिफॉर्म है। एक एमपी इलेक्शन के लिए आप कैंडिडेट 95 लाख खर्च कर सकता है। पार्टी 9 करोड़ और 90 करोड़ आप पे खर्च करती है, कर सकती है। ये क्या मतलब है? लेवल प्लेइंग फील्ड तो डिस्टर्ब हो गई। यूके में पाबंदी है पार्टी पे भी, पार्टी के ऊपर भी कैप लगाई है। 95 लाख आप कर सकते हैं, 95 लाख आपके ऊपर आपकी पार्टी। ये नहीं कि 9 करोड़ और 90 करोड़ कर दे, लगा दीजिए। 60,000 करोड़ से 6,000 करोड़ पे आ जाएगा अगर आप सिंसियर हैं अपने सजेशन में। दूसरे ये कि जी मॉडल कोड की वजह से काम ठप हो जाता है, ये भी गलत है। मॉडल कोड पढ़ के तो देखिए, मॉडल कोड में साफ लिखा हुआ है कि नई स्कीम आप नहीं कर सकते। तो नई स्कीम सर, पॉलिटिशियन को 4 साल 11 महीने से आप पावर में हैं, कोई नहीं आए और 2 हफ्ते पहले नई नई स्कीमें आपके ब्राइट आइडियाज आने लगते हैं और वो अनाउंस करने लगते हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन को कोसते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के मॉडल कोड की वजह से हम ये कर नहीं पा रहे। इलेक्शन कमीशन सिर्फ नई स्कीम को रोकता है, ऑन गोइंग स्कीम तो चलती हैं। और बल्कि ड्राउट और फ्लड हो, कोई इमरजेंसी हो, उसमें नई स्कीम भी इलेक्शन कमीशन प्रायर परमिशन से कर सकते हैं। तो इसलिए ये कहना गलत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी कोई राय है? क्योंकि ये सामाजिक मुद्दों पर आप बोलते हैं और ये सामाजिक मुद्दा भी है। हाँ, नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मैंने कहा था, एक दफ़ा आउटलुक में एक आर्टिकल लिखा था, लेकिन अभी रिसेंटली मैं तो समझता हूँ ये बेसिकली देखिए कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड में अब ये लागू हो गया। नहीं, इस वक्त में जो लागू ना उसमें बहुत लीगल फ्लॉज हैं। एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश के लिए होता है, किसी स्टेट के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कई नेशनल लॉज रिप्लेस करने पड़ेंगे। दूसरे जो जिस आर्टिकल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है 44 है, ये क्या है इसमें कि स्टेट शैल इंडेवर, यानी स्टेट कोशिश करेंगी कि सारी इन ऑल द टेरिटरीज ऑफ इंडिया में लागू करें। सारे, ये नहीं कि सारे लोगों पे लागू करें, सारी टेरिटरीज में। अब ये एग्जम्पशन के ट्राइबल एरिया में लागू नहीं होगा। ये एग्जम्पशन आप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे दे सकते हैं?
कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि सारी टेरिटरीज में लागू कीजिए, उस टेरिटरी को आपने एग्जम्पशन कैसे दे दी। बेसिकली ये खुराफाती है, मिस्चिवस है, सिर्फ ये पंगेबाजी है कि किसी तरह पिन प्रिक्स करते रहो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। ये उसके लिए वो पोलराइजेशन के स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। ट्रायल बलून फेंका गया है, मुझे लगता है ये अंदर से शायद सरकार सीरियस भी ना हो, लेकिन ये एक ट्रायल बलून है कि कोई भी इशू पोलराइज करने के लिए जो यूजफुल हो सकता है वही करो, उसको इस्तेमाल। ये उस एफर्ट का हिस्सा है। ओके, पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो गया क्या? बहुत ज़्यादा हो गया, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हो गया। क्या इस देश में मुस्लिम होना मुश्किल हो गया क्या? मुझे नो हेसिटेशन इन सेइंग कि जितना प्रेशर हुआ हुआ है कि कॉन्शियसनेस हो गई कि जाओ ये आदमी मुसलमान है, ये हिंदू है। मेरा बेटा 6 साल का, वो स्कूल से आके एक दिन पूछता है कि मम्मी हम क्या मुसलमान हैं? तो उसने कहा हाँ बेटा मुसलमान हो, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? कह लगी जी एक लड़का दूसरे को कह रहा था कि देखो ये मुसलमान है। तो ये कॉन्शियसनेस जो क्रिएट की जा रही है, तो ये तो बहुत बदकिस्मती की बात है, क्योंकि अदरवाइज हम जिस तरह पले बड़े हैं, मैं अपनी सेंट स्टीफन कॉलेज की क्लास में अकेला मुसलमान था, सारे मेरे दोस्त हिंदू थे। IAS के बैच में अकेला मुसलमान था, सारे मेरे दोस्त हिंदू हैं। सारी ग्लोरी मुझे हिंदुओं से मिली। बल्कि एक चीज़ तो मैं कहता हूँ, देखिए इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री बिकॉज हिंदूज आर सेक्युलर। जब पार्टीशन हुआ था रिलीजियस ग्राउंड पे, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बना, इंडिया हिंदू रिपब्लिक बन सकता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 94% उसमें हिंदू थे, उन्होंने यूनानिमसली सेक्युलर कंट्री चुनी, हिंदुओं ने तो चुनी। तो हिंदू बेसिकली आर सेक्युलर, उनका जो इंक्लूसिव मजहब है ना, कोई एवरीबडी इज़ वेलकम। जितने, जैसे हम तो बचपन से सुनते आए कि जितने लोग हैं उतने गॉड्स हैं, एवरीबडी इज़ वेलकम। हम इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म में डॉगमेटिक है कि एक ही अल्लाह, एक ही गॉड है, उसमें वो नहीं। देखिए हिंदुइज्म के लिए तो सब वेलकम है ना। एक आखिरी सवाल कुरैशी साहब, क्या आपको हिंदुस्तान की राजनीति में मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व है, चाहे वो MP हो, MLA हो, सरकारें हो, राज्य सरकार हो या बाकी जगह हो, वो रिप्रेजेंटेशन कम होता हुआ जो दिख रहा है, क्या वो चिंता का विषय है क्या? बिल्कुल, ये चिंता 20% के आसपास मुस्लिम हैं जी, और उनका रिप्रेजेंटेशन देखिए वो कम हो गया। नहीं 20% नहीं है, 14% है, 14-15%, लेकिन 20 करोड़ है, 20 करोड़ है वो है। हाँ। लेकिन ये उनका रिप्रेजेंटेशन 72 होते थे, अब 20 पे 25-30 जितने भी रह गए, बहुत कम हुआ है। ये डेफिनेटली चिंता का विषय है और ये इसके लिए डेलिबरेट कोशिश की गई है। और ये सिचुएशन हो गई कि इवन सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज, वो भी मुसलमान का नाम लेने में डरते हैं। हाँ। मुसलमान को कैंडिडेट बनाने में डरते हैं। तो वोट पूरा चाहिए मुसलमान का, हाँ। कैंडिडेट नहीं देंगे क्योंकि कैंडिडेट भी जीतेगा नहीं, क्योंकि उसको दूसरे वोट ट्रांसफर नहीं होंगे। तो ये जो पोलराइजेशन का माहौल हो गया, ये बहुत गंदा, घटिया, बहुत ख़राब है। इस और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कभी ना कभी जल्द से जल्द सुधरे, तो बहुत ज़रूरी, क्योंकि देश की एक जो यूनिक आइडेंटिटी थी, 5000 साल का सिंक्रेटिक कल्चर था कि दुनिया जहान के लोग यहाँ पे आते रहे, सेटल होते रहे। तो उनको एक्सेप्ट फॉर ब्रिटिश जो फॉरेनर थे, क्योंकि वो लंदन से रूल करते थे, यहाँ से पैसा वहाँ भेजते थे, बाकी लोगों ने तो अपना इसको घर बना लिया था। अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हिंदू होता है तो हम खुश होते हैं, ताली बजाते हैं। अमेरिका में हो रहा है तो हम खुश होते हैं। अगर बाहर के लोग यहाँ के ये मुगल सेटल हुए तो उन्होंने तो अपना घर बार छोड़ दिया था, इंडिया ही उनका घर था, शादियाँ उन्होंने यहाँ की, तो उसको अपनी हिस्ट्री से भी मिटा देना, ये सारी चीज़ें, ये सब खुराफाती हैं, मिस्चिवस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खरी खरी बात करने के लिए चाय वाला इंटरव्यू में SY कुरैशी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।